यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 8 की साइंस अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्लास 8 की साइंस एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको एनसीईआरटी करवाई जा रही है। इससे पहले हमने क्लास 7 की, इससे पहले हमने क्या की, क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, देन हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट करी। अब हम जो क्लास 8 की एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट करेंगे तो तीनों की जो प्लेलिस्ट है आपको अलग अलग आपको मिलेगी। क्लास 6 की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, 7 की अलग और 8 की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सारे चैप्टर आपको करवाए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है एक एक पॉइंट आपको, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। चलिए अब अपने आज का जो चैप्टर है, अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये है हमारा चैप्टर 2, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इससे पहले कल हमारी पहली क्लास थी, चैप्टर फर्स्ट हमने उसमें कवर किया था। आज हम चैप्टर सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई, ये आपका चैप्टर का नाम है, फ्रेंड एंड फोई। चलिए अब चलते हैं अपने अगले, जो आज का टॉपिक आता है कि सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु होता क्या है। तो सूक्ष्म जीव जो मित्र और शत्रु है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फोई, वो होता क्या है। चलिए सबसे पहले पॉइंट आता है, जैसे अपने आसपास जितना, जहाँ पर भी आप हो, घर पे हो, बाहर हो, जहाँ भी आप हो, यानी अपने आसपास का जो स्थान है वहाँ पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे। तो जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर आप चारों तरफ अपने देखना, तो वहाँ पर पौधे या जंतु जो होते हैं, यानी प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनके सहित क्या होते हैं, अनेक जो होते हैं सजीव देखे गए हैं। तो अनेक सजीव आपको मिलेंगे। परंतु कुछ जीव ऐसे भी है, परंतु कुछ जीव इस तरह के भी होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। यानी हमारी जो आंखें हैं हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्ड आई जो हमारी होती है, यानी जैसे हम जो डिब्बा या फिर जो अपनी बुक देख रहे हैं या फ़ोन अपना देख रहे हैं, तो इस तरह हम कुछ चीज़ें नहीं देख पाते अपनी जो आईज से। उनके लिए हमें जो अदर एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब होते हैं, माइक्रोस्कोप, उनकी ज़रूरत पड़ती है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव आपका कहा जाता है, जिन्हें हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख पाते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनके लिए हमें जो एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है उसके द्वारा हम जो चीज़ें देख पाते हैं। उन्हें जो चीज़ें हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, उन्हें ही सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रोब्स भी आपके होते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हो, आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब इसमें बोला गया है, जो रेनी सीजन आपका होता है, कब होता है, यानी जब रेनी सीजन होता है, बारिश आपकी आती है, तो बारिश में क्या यानी नमी आपकी रहती है। तो मॉइस्ट जब नमी वाला आपका जो टाइम रहता है तो उसमें क्या होता है, जो ब्रेड आपके घर पर जो आप ब्रेड खाते हो या फिर जो रोटी आपकी होती है, रोटी क्या होने लगती है, सड़ने लगती है, रोटी सड़ने लगती होगी। और आपने देखा होगा रोटी के ऊपर क्या होती है, एक सफ़ेद या काले धब्बे से वो ढक जाती है। तो वहाँ पर क्या, जैसे आप कहते हो सिंपली अपने घर में कि इस पर रोटी पर क्या लगी, फुई आपकी लग गई, तो नमी के कारण, मॉइस्ट के कारण उस पर फुई लग जाती है। फंजाई जो फंगी होती है वो उस पर लगने लगती है। तो फंगी जो लगती है वो आपकी जो लेयर आपकी बनती है सफ़ेद और काली, यह आपका एग्जाम्पल। तो यह आपका होता है, यानी रोटी जो होती है जिसकी सतह सफ़ेद और काले धब्बे से ढक जाती है। तो जब उसे आप जो लेंस आपका आता है तो उससे अगर आप देखोगे, जो आवर्धक लेंस आता है, हैंड लेंस जो आता है, अगर उसके माध्यम से भी आप देखोगे तो आपको वहाँ पर क्या चलते हुए आपको जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो माइक्रोब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस पर क्या कर रहे हैं, यानी उसे आप देखोगे। अगर आपने देखा आज जो पॉइंट है वो इतने एरिया में आपका लगा हुआ है, अगर आपने कुछ टाइम बाद उसे देखोगे तो वो
आपका क्या होगा, जो यूनिसेलुलर आपका होता है, ये एक कोशिका जीव होता है, ये अपनी जो जनसंख्या है, जो अपनी जनसंख्या होता है, नंबर ऑफ जो जनरेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, नंबर जो है इसके अपनी ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है, एक कोश के ये आपका होता है। इसी तरह आपका एल्गी होता है, जो काई आपके घरों में लग जाती है जहाँ पर पानी भरा रहता है, तो आप काई को भी देख सकते हैं। काई क्या है, अगर आज आपकी थोड़ी है तो कुछ ही टाइम बाद आप देखना वो काई का जो एरिया होता है वो बड़ा आपका होता चले जाएगा। काई जो होते हैं, जो एल्गी होते हैं, वो भी बड़ी होती चल जाती है। इसी तरह जैसे आप देख सकते हो, जो दूध से तो दही बनती है, दूध से जब हम दही जमाते हैं तो दही जब हम उसमें जामुन डाल देते हैं तो जामुन डालने के बाद क्या होता है, हम जब सुबह देखते हैं जो अच्छी तरह, तो उसमें क्या होता है, दही आपकी जम जाती है। दूध से हमने क्या बना लिया, दही। लेकिन दूध जो पूरी रात का जो प्रोसेस चलता है, दूध से दही बनाने का जो प्रोसेस है वो कौन कर रहा है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो वही क्या कर रहे हैं, तो जो जीवाणु उसमें उपस्थित होते हैं वे उसे क्या बना रहे हैं, जीवाणु जो होते हैं वो दूध से दही बनाने का प्रोसेस करते हैं। इन्हें हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, नेक्ड जो हमारी आइज है हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम दूध के अंदर जो दही यानी दूध से दही बनाने का जो प्रोसेस है, जो उसमें कीड़े पाए जाते हैं, जो जीव उसमें रहते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। जो आवर्धक लेंस आपका होता है उनके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। कौन से लेंस से, जो आवर्धक लेंस आपका आता है, तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, जो आवर्धक लेंस होता है, जो हैंड लेंस आपका आता है, उसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स आता है, तो ज्योमेट्री बॉक्स में भी आपका आवर्धक लेंस आपका रहता है, जो हैंड लेंस भी बोला जाता है। मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। आपको क्या, जो ब्लैक कलर की आपको जो गोल सूक्ष्म जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होगी वो दिखाई देगी। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है। तो जब आपने वो स्ट्रक्चर देख ली तो उसके बाद आता है क्वेश्चन कि आप जानते हैं कि जो संरचना है वो कहाँ से आती है। अगला पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो होता क्या है, तो बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी आपको लेनी है। तो जहाँ पर भी बगीचा आपका होता है, जो बगीचा होता है जहाँ पर आप पेड़ पौधे लगाते हो, या फिर जो खुला मैदान रहता है, मैदान आपके घरों में है, घेर में, या आपका जो कहाँ जहाँ पर भी आप हो, तो वहाँ पर से आपको एक मैदान में से क्या लानी है, एक बीकर आपको लेना है, एक बर्तन लेना है, और बर्तन में थोड़ी सी जो गीली मिट्टी होती है, नमी वाली मिट्टी यानी गीली मिट्टी आपको रखनी है, तथा इसमें फिर क्या करना है, जब गीली मिट्टी आपने ले ली तो इसमें जल भी आपको डालना है। गीली मिट्टी के साथ साथ क्या करना है, जो वाटर होता है वो भी उसमें ऐड आपको करना है। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात, जब मिट्टी के जो कण होंगे, जो पार्टिकल है, तो मिट्टी जब नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे सतह में, सरफेस पे जब वो बैठ जाएंगे, उसके पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण आपको करना है। जैसे जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, जो स्लाइड आपकी होती है, कांच की गिलास टाइप की एक स्लाइड आपकी रहती है, उस स्लाइड पर आपको जो पानी, जब मिट्टी जो होगी वो सतह पर यानी सरफेस पर नीचे की ओर आपकी बैठ जाती है, तो स्लाइड जो होती है, स्लाइड पर आपको हल्का सा यानी एक जो ड्रॉपर आता है, ड्रॉपर की हेल्प से आप जो वाटर है ड्रॉपर में भरेंगे, ड्रॉपर के हेल्प से फिर आप जो स्लाइड पर एक जो बूंद होती है, एक जो ड्रॉप होती है, वो स्लाइड पर आप रखोगे। बीच में जो उसका पॉइंट होता है, या आपकी पूरी की पूरी स्लाइड होती है, तो स्लाइड के बीचों बीच आप वो जो ड्रॉप होती है, जो बूंद होती है, वो आप रख सकते हैं। ड्रॉप जब आपने रख दी, बूंद जो आपने रख दी पानी के मिक्सचर वाली, तो तब आपने जैसे रख दी, तो जो माइक्रोस्कोप आपका आता है, जो माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से आपको वो देखना है, तो उसका परीक्षण आपको करना है कि जो स्लाइड है उसमें आपको क्या दिख रहा है। अब आगे आता है, क्वेश्चन बनता है कि आप क्या देखते हैं। जब आपने जो स्लाइड लगाई है माइक्रोस्कोप को में देखने के लिए, तो उसमें पूछा गया है कि आपको अब क्या दिख रहा है। तो अब है कि एक तालाब, जो पोखर से जल की कुछ बूंदे। फिर आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जिसमें आपको एक तालाब, जो पोंड होता है या जो पोखर आपका होता है, जो गाँव में आपका होता है, जो तालाब आपका बना होता है, पोंड आपका बना होता है, वहाँ से जल की बूंदे आपको लेनी है। जो तालाब में जो पानी भरा रहता है वहाँ से आपको पानी लाना है। कांच की जो स्लाइड आपको अभी बताई है उस पर फैलाकर, कांच की अभी हमने एक ड्रॉप रखा था, अब क्या करना है, जो ग्लास हम ले गए यानी जो स्लाइड होती है, तो स्लाइड पर हमें वो फैला लेना है, और जो माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, उसकी सहायता से उसका परीक्षण करना है, उसे चेक करना है कि उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब आता है नेक्स्ट,
नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बना अगला, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बना जैसे आपने जो दो एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक पर आपने मिट्टी में घुला हुआ जो यानी मिट्टी आपने पानी में डाली हुई है और उसका जो पानी है उसे स्लाइड पर रखकर आपने चेक किया है। दूसरे में आपने तालाब के पानी को रखा है और तालाब के पानी को चेक किया है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको जो कोई सूक्ष्म जीव है जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वे चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से। अब आता है कि इन परीक्षणों से जो परीक्षण है इन टेस्टों से हमें पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। तो जब हमने टेस्ट किया माइक्रोब्स में हमने देखा, तो जब माइक्रोब्स में देखने के बाद हमें ये ज्ञात होता है, हमें ये पता चलता है कि जो मिट्टी होती है, जो सोइल है या फिर जो वाटर होता है, जो पानी है, उसमें भी क्या होता है छोटे छोटे स्मॉल जो सूक्ष्म होते हैं माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट आपके रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, यानी बिना जैसे माइक्रोब्स होगा या फिर मैग्नीफाइंग जो ग्लास आते हैं उनके बिना हम उसको नहीं देख सकते। तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो टूल आता है जो सूक्ष्म जीव को देखने वाले होते हैं उन्हीं के हेल्प से हम उन्हें देख सकते हैं। अपनी जो आंखें हैं यानी उन आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते, उसके लिए हमें अदर एपरेटस होता है उसकी हेल्प पड़ती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले जो कवक होते हैं, जो अभी आपको बताया जो फंजी आपके लग जाते हैं, जब ब्रेड आपका सफ़ेद हो यानी फुई उस पर लग जाती है, जिसे आप घर में बोलते हो फुई, तो जब उसमें फुई लग जाती है उसे ही फंजाई या कवक आपका बोला जाता है। तो इसको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। जो आवर्धक लेंस होता है मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसकी हेल्प से हम इसको देख सकते हैं, जबकि अन्य सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। लेकिन जो अन्य जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये आपको नहीं दिखाई देंगे, यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, तभी हम इसको देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसे नहीं देख सकते। तो हमें जो जीव हो गए, जीव जो होते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपको मूवमेंट करते हुए इसमें नजर आएंगे। अगर आप जो आवर्धक लेंस होता है जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसकी हेल्प से अगर आप जो कवक जो फंजाई आपकी ब्रेड पर या रोटी पर आपकी लग जाती है, जो फुई होती है, तो वो आपको इस मैग्नीफाइंग ग्लास की नजर उससे दिख जाएगी। तो मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, आवर्धक जो लेंस होते हैं उनके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपके घरों में जो रोटी ब्रेड आपका रखा रहता है, अगर आपने वो नमी में रख दिया तो नमी में रखने के बाद आप देखोगे उस पर फुई आपकी लग जाती है। और अगर आपकी जो फुई है रोटी या ब्रेड पर आपके कुछ ही सरफेस यानी कुछ ही स्पेस जो है थोड़े पर आपकी लगी है, कुछ ही सरफेस पर आपकी लगी हुई है, ब्रेड के छोटे से पीस पर आपकी लगी हुई है, और कुछ ही टाइम बाद आप देखोगे कि वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर जो यूनिसेलुलर यानी जो फंजाई होती है, ये होती है, ये एल्गी होती है, ये काई या फिर जो आपकी कवक होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये एक कोश के जीव होते हैं जो अपने जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अपने जैसे जो सेल होते हैं उसे बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, डिवीजन जो होता है इनमें बहुत जल्दी आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको 4 जो ग्रुप होता है, 4 मेन वर्गों में कैटेगराइज में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यह वर्ग, ये जो क्लास होती है कौन कौन सी है, जीवाणु है, कवक होता है, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल आपकी होती है, यानी फंजाई हो गई, एल्गी हो गई, और जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ आपका हो गया। बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ और एल्गी आपका होता है। कौन कौन सा? बैक्टीरिया हो गया, इसके बाद फंजी होता है, प्रोटोजोआ और एल्गाई यानी शैवाल को बोला जाता है एल्गाई, और जीवाणु होता है आपका बैक्टीरिया, जीवाणु को क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया आपका बोला जाता है। कवक आपका फंजाई होता है, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र में दर्शाए गए हैं। तो जो चित्र है, जो पिक्चर है वो हम देखेंगे, उसमें हमें पता चलेगा जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ है उनको हम पिक्चर के माध्यम से अब इसमें देखेंगे। विषाणु जो होता है वो वायरस भी सूक्ष्म होता है। जो विषाणु यानी जो वायरस होता है वो भी कैसे होते हैं, छोटे आपके होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोब्स आपके होते हैं। तो ये भी आपके छोटे होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, यानी वे जो अदर जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उससे डिफरेंट होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। वे केवल किस में, परपोषी जो होता है उसी में गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र में दर्शाए गए हैं। जो विषाणु है वो पिक्चर में आपके दिए गए हैं। तो पिक्चर में अब हम देखेंगे कि जो विषाणु है वो कैसे आपके होते हैं।
कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। जो विषाणु यानी वायरस के द्वारा ये आपके फैलते हैं। फिर आपका कि कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी वायरस के द्वारा आपके होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी जो होता है वो जीवाणु द्वारा होने वाले आपके रोग हैं, यानी ये बैक्टीरिया से आपका होता है। टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है, जो टीबी होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से आपका होता है। अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये होते हैं बैक्टीरिया। ये क्या है आपके बैक्टीरिया आपके होते हैं। बैक्टीरिया ये आपके होते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु आपके होते हैं। ये क्या है, बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु। तो इस तरह के आपको जो मूवमेंट है, जीवाणु इस तरह गति करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये जीवाणु आपके होते हैं। चलिए ये जीवाणु आपने देख लिया। इनकी जो शेप है स्पाइरल आपकी होते हैं। कैसी शेप होती है, स्पाइरल जीवाणु ये होते हैं, स्पाइरल। और ये जीवाणु जो होते हैं ये आपके होते हैं छड़नुमा, यानी छड़ी की तरह आपको दिख रहे होंगे, छड़नुमा आपके होते हैं। इसके बाद आता है शैवाल यानी जो एल्गी आपकी होती है। जीवाणु आपने देख लिया। अब आता है एल्गी। जो एल्गी यानी जो काई आपकी होती है। जैसे आपको पता है हरे रंग की क्या होते हैं, एल्गी जो होती है, एल्गी यानी काई आपकी होती है। क्या होती है, ये काई आपकी बोली जाती है, ये होती है काई। तो काई आपने सभी ने देखा होगा, आपके घरों में जो हरा हरा आपको नजर आता है, ग्रीन ग्रीन, जब पानी जहाँ पर भरा रहता है वो क्या होता है, ग्रीन, यानी जो एल्गी आपकी लग जाती है, काई आपकी होती है। तो काई भी दो तरह से आपकी होते हैं, एक तो क्लेमिडोमोनास होती है, एक स्पाइरोगायरा आपकी होता है। तो दोनों तरह से आप देख सकते हो, जो एल्गी होती है, जो काई आपकी होती है। देन आता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ भी देखते हैं कि प्रोटोजोआ कैसा होता है। ये आपका दो तरह से होता है, एक अमीबा होता है, एक पैरामीशियम आपका है। तो अमीबा और पैरामीशियम जो होता है ये प्रोटोजोआ में आपका आता है। नेक्स्ट आता है फंजी, जो कवक आपका होता है। तो फंजी जो फुई आपकी लग जाती है, तो फंजी जो कवक, या फिर आप सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हो जो फुई लग जाती है, फुई। दो वाइट कलर की आपको जो स्ट्रक्चर दिखती है, संरचना आपको दिखती है, तो वो क्या होते हैं, फुई आपकी लग जाती है। तो ये भी दो तरह से देखिए, ब्रेड मोल्ड आपका है। तो ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड पर आपकी होती है, ये राइजोपोस होती है। ये कैसी होती है, राइजोपोस आपकी होती है। ये होती है पेनिसिलियम। ये कैसी है, पेनिसिलियम है। और ये होती है आपकी एस्परगिलस। ये एस्परगिलस आपकी होती है, ये आपने देख लिया। अब देखते हैं जो विषाणु यानी जो आपका होता है वायरस। तो वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस की पिक्चर भी देखते चलते हैं कि वायरस होता कैसा है। ये आपका होता है वायरस। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये कैसा है, ये आपका है वायरस। इसे क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। इस तरह का आपका क्या होता है, ये वायरस आपका होता है। वायरस यानी विषाणु, ये होता है विषाणु, या फिर वायरस आप इसको बोल सकते हैं। विषाणु बोल लीजिए या वायरस आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपने पिक्चर देख ली। अब इसके बारे में हम जो सूक्ष्म, अगला पॉइंट आता है कि सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ रहते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये रहते कहाँ पर है, कहाँ पर ये रहते हैं। जैसे हम अब अपने घरों में रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव भी तो कहीं पर रहते होंगे, उसे देखते हैं कि ये रहते कहाँ पर है। चलिए अगला पॉइंट आता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं। तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव। तो ये रहते कहाँ पर है, क्वेश्चन क्या बना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं। तो पहला पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव एक कोश क्या हो सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सिंगल सेल्ड आपके होते हैं। जैसे आपको बताया, जो एल्गी होती है, जो काई आपकी होती है, जो फंजाई होते हैं, कवक आपके होते हैं, ये कैसे होते हैं। और जो ईस्ट होती है ये यूनिसेलुलर, यानी ये एक कोश के आपके होते हैं, सिंगल सेल से ये आपके बने होते हैं। जब भी जो इनकी नंबर ऑफ संख्या क्या होती है, इंक्रीज आपकी होती रहती है, यानी बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो ये एक कोश के जीव आपके हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु होते हैं, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशीय, जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। तो इसमें क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, उसके साथ साथ कुछ एल्गी भी होती है, प्रोटोजोआ होते हैं, और इसके साथ साथ जो मल्टी सेलुलर यानी जो बहुत सारी कोशिका से बनते हैं, बहुत सारी सेलों से आपके बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप शैवाल ले सकते हो, कई इस तरह के शैवाल होती है, एल्गी होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिक आपकी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, और कवक यानी फंजाई भी आपकी मल्टी सेलुलर होती है।
यह बर्फीले शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। तो जो बर्फीली, ये कहाँ पर, या तो जैसे जहाँ पर बर्फ आपकी पड़ती है बर्फीली, जैसे अब विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में भी आप देख सकते हो जो फुई है वो आपकी रोटियों पर लगी हुई मिल जाएगी। फुई जो होती रोटी या ब्रेड पर आपकी लग जाएगी, ये सर्दियों में भी और गर्मियों के टाइम पर भी आप देखते हैं कि आपकी रोटियों पर क्या लग जाती है, फुई आपकी लग जाती है। या जो जहाँ पर पानी फिल और पानी भरा रहता है वहाँ पर भी काई आपकी लग जाती है। तो ये आपने देखा कि ये किसी भी सिचुएशन में रह सकते हैं। तो ये जो अपने आप को कैसे, जैसे हम हैबिचुअल होते हैं, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में जो हमारी बॉडी है वो कैसी है, हैबिचुअल है। अगर हम जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर भी हमारी जो बॉडी है खुद को इस तरह टेम्परेट कर लेती है कि हम किसी भी इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। तो उसी तरह क्या है, जो एल्गी होते हैं, जो फंजाई होते हैं, वो भी खुद को हैबिचुअल है, ये भी क्या है, हैबिचुअल है। यानी जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट रहता है, जैसा वहाँ का टेम्परेचर रहता है, खुद को वो उस तरह क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। ये ज़्यादा सर्दी में भी रह सकते हैं और ज़्यादा गर्मी में भी रह सकती है। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। जहाँ पर मरुस्थल होता है, जहाँ पर पानी आपका कम होता है, जो रेगिस्तान एरिया होते हैं वहाँ पर भी आपकी रह लेते हैं। और जो दलदल होता है, जहाँ पर पानी ही पानी रहता है, किचकट आपका रहता है, जहाँ पर दलदल रहता है, धसाधसी रहती है, वहाँ पर भी ये आपकी प्रेजेंट है, वहाँ पर भी आपकी रहेगी। अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो यह क्या है, जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन आपका है, तो मनुष्य सहित सभी जंतुओं के जो शरीर है, जो बॉडी है, उनके अंदर पाए जाते हैं। यानी सूक्ष्म जीव की हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो ये सभी की जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, तो मनुष्य को इंक्लूड करते हुए सबकी बॉडी में ये आपके प्रेजेंस होते हैं, अंदर आपके पाए जाते हैं। तो बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं। जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस पर वो डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद आपके रहते हैं, इंडिपेंडेंस रहते हैं। अमीबा जो है, जो अमीबा की आपने पिक्चर देखी थी, तो अमीबा कैसा होता है, सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। जो अमीबा है वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अकेला रहता है, एलोन आपका रहता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। लेकिन जो फंजाई होता है या बैक्टीरिया जो होता है, ये ग्रुप में आपका रहता है, तो ग्रुप में आपका रहता है। और कुछ ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल एलोन रहते हैं, अकेले आपके पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा, जो अमीबा होता है वो अकेला आपका रह लेता है। लेकिन जो कवक होता है या फिर जो बैक्टीरिया होता है, ये कैसे, ये ग्रुप में आपके पाए जाएगी। तो इनका एक समूह होता है, ग्रुप में आपका रहता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि सूक्ष्म जीव और हम। अगले पॉइंट में है कि सूक्ष्म जीव और हम। तो सूक्ष्म जीव और हम क्या है, तो इसमें सूक्ष्म जीव और हम में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यह आपका हो गया। यानी सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो हमारी लाइफ है, जो हमारा लाइफ आपका चलता है, जीवन जो हमारा, उसमें इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। कौन, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक भी है। तो कुछ इस तरह के रहते हैं। यानी जैसे आपको पता है कि कुछ के क्या होते हैं, एडवांटेज होती है हमारी बॉडी के लिए, कुछ डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर भी क्रिएट कर देते हैं जिनसे क्या होता है, रोग हमारा लग जाता है। तो इसी तरह आपका बताएगी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दोनों तरह के आपके पाए जाते हैं। कोई आपके लिए बॉडी के लिए बेनिफिट आपका रहता है, यानी एडवांटेज उसकी रहती है, कुछ की डिसएडवांटेज रहती है जो हानिकारक रहते हैं, और कुछ इसमें लाभदायक आपके रहते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर क्रिएट कर देते हैं जिससे जो रोग आपका लग जाता है। तो इसका विस्तार से अब हम एक्सप्लेन करेंगे, इसे अच्छी तरह अब हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट इसमें कि जो मित्रवत सूक्ष्म जीव, कैसे जो मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे जो फ्रेंडली आपके रहते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे लिए मित्रवत है, यानी हमारे फ्रेंड की तरह है। तो फ्रेंडली कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं।
तो इसमें सबसे पहले आता है कि सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। जो सूक्ष्मजीव है वो विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो इनका जो यूज़ है वो जैसे दही आपका होता है तो दही से हो गया, या फिर जो ब्रेड होता है या केक होता है इनमें किया जाता है। तो दही, ब्रेड और केक बनाने के लिए जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं वो हमारे क्या होता है, फ्रेंड आपके होते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया कि दूध से दही बनाना। अब आता है नेक्स्ट आपका, प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। तो जैसे आप जानते हो कि प्राचीन काल से यानी एशियन टाइम से, पुराने समय से ही देख रहे हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो यूज़ है वो जो अल्कोहल आपकी होती है तो अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? अल्कोहल जो होती है उसे बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। जो एनवायरनमेंट है यानी पर्यावरण जो होता है उसको स्वच्छ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए भी हमें जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उनका यूज़ करके हम जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं, क्लीन अपना कर लेते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कार्बनिक अवशिष्ट आपका होता है, जैसे इसमें आपका सब्जियों के जो छिलके होते हैं या फिर जो जंतु का अवशेष बच जाता है या विष्ठा इत्यादि होते हैं, तो इसका अपघटन करके क्या करते हैं, जब इसका अपघटन हो जाता है तो जीवाणुओं के द्वारा, जो जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया इनके यानी जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं। तो हानिरहित जो पदार्थ है वो इसमें बन जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद जो आपने प्रोसेस आपने पढ़ा भी था। अब आता है नेक्स्ट इसमें कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो जीवाणुओं का जो उपयोग होता है, जो बैक्टीरिया है तो इसका जो यूज़ होता है, बैक्टीरिया का यूज़ किस में, जो औषधि आपकी होती है, जो जड़ी बूटी होती है उसको क्रिएट करने में, या फिर जो एग्रीकल्चर में जो सॉइल हम यूज़ करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो फर्टिलिटी में क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, वृद्धि उसमें आ जाती है, जिससे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो लेवल है वो इंक्रीज कर देता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इसमें आपका होता है। अब आता है दही एवं ब्रेड का बनाना। जो दही है या जो ब्रेड है वो कैसे बनाए जाते हैं, तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो दही और ब्रेड कैसे बनाया जाता है, किस तरह इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो है वो कैसे इसमें हेल्पफुल आपके रहते हैं। जैसे आपने कक्षा 7th में जब हम 7वीं क्लास के अपने एनसीईआरटी कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु है यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को, जो मिल्क होता है, जो हम मिल्क पीते हैं, यानी उस मिल्क को क्या कर देते हैं, दही जो हमारी होती है, जो कर्ड होती है उसमें चेंज कर देते हैं। जैसे हमने दूध को रात में जामन लगा के जमाते हैं तो उसके बाद जब हम सुबह मॉर्निंग में देखते हैं क्या होता है, तो वो दूध से दही में आपकी परिवर्तित हो जाती है। तो दूध से वो दही में जो चेंज हुआ वो किसके द्वारा हुआ, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ये प्रोसेस अपना करते हैं। तो बैक्टीरिया की हेल्प से ही हम दूध को दही में चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। जैसे आपने अपने घरों में आपकी जो मदर होती है या सिस्टर होती है वो आपने देखा होगा कि भाई रात के टाइम यानी शाम के टाइम क्या करते हैं, जो गर्म दूध वो करते हैं, गर्म दूध के बाद गुनगुना सा जब वो दूध रहता है उसमें वो जामन लगा देते हैं। तो जामन लगाने के बाद जब हम सुबह देखते हैं वो दूध से दही में चेंज आपकी हो जाती है। किसके हेल्प से, जो इसमें आपके जीवाणु या बैक्टीरिया इसमें जो पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया दूध को दही में चेंज कर देते हैं। तो ये कौन सा, यानी जो इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस जो होता है, तो लैक्टोबैसिलस इसे प्रमोट करता है, किससे, दूध से दही में आपका चेंज हो जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है लैक्टोबैसिलस, आपको याद रखना है कि कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में आपका चेंज करता है। तो लैक्टोबैसिलस ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अब आता है, जैसे आपने कि हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों, यानी हमें इसे देख के क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि इस तरह आपका कैसे हो गया।
तो पहला पॉइंट है कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो दही होती है, जो कर्ड होते हैं, उसमें क्या होते हैं, अनेक जो सूक्ष्म जीव उसमें पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। जिसमें क्या पाया जाता है, जो लैक्टोबैसिलस जो नामक क्या है, एक जीवाणु मेन उसमें होता है, बैक्टीरिया मेन है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आपने देखा भी होगा लैक्टोबैसिलस, इसमें क्वेश्चन आपका बनता है कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है। तो ये क्या करता है, दूध से दही को आपको चेंज कर देता है। तो यह क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा कि दूध से दही में जो जीवाणु, दूध को दही से जो जीवाणु बनाता है, उस जीवाणु का आपको नाम दिया रहेगा, 4-5 आपको नाम दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना होता है कि कौन सा जीवाणु है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा जीवाणु है। जैसे लैक्टोबैसिलस आपका है, तो दूध को ये दही में आपका चेंज कर देता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, वह है दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो दूध में जनन कर क्या कर देता है, उसे दही में वो चेंज कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होता है। जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया आपके हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, जो पनीर होता है या जो चीज़ आपकी होती है, तो जो पनीर या फिर जो चीज़ होती है या अचार आपका रहता है, जो अचार होता है या अनेक जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने वाले जो मटेरियल होते हैं, उनके उत्पादन में, उनके प्रोविजन में भी ये आपका हेल्पफुल रहता है, इन्वॉल्व आपका रहता है। रवा, जो रवा होता है यानी जो सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक क्या है, दही आपका है। तो जो रवा यानी सूजी होती है या इडली होती है, जो भटूरे हैं, उसका एक जो इम्पोर्टेंट जो संगठन आपका रहता है, इम्पोर्टेंट जो संगठन होता है, जो इंग्रेडिएंट होता है, वो क्या होता है, दही आपकी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि इस तरह क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका जो बना, इसका आंसर है, पहला पॉइंट है कि जीवाणु एवं मिष्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जो आपका बैक्टीरिया होता है या फिर जो ईस्ट होते हैं, ये हेल्पफुल किसके लिए होते हैं, फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन जो होता है राइस का, किसका, जो राइस होता है, राइस जो आपका होता है चावल, यानी राइस क्या है आपका, चावल होता है, या फिर जो इडली होते हैं और जो डोसा बैटर, तो डोसा के लिए आपका होता है। तो ये फर्मेंटेशन आपका रहता है, किण्वन में आपका सहायक होता है, फर्मेंटेशन के लिए आपका होता है। तो एक बर्तन, अब आपको क्या करना है, जैसे एक बर्तन आपको लेना है, कोई भी आपने एक बर्तन ले लिया, तो उसमें आपको 1/2 या आपका 1/2 किलोग्राम आटा क्या लेना है, 1/2 किलो आपको आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से आपको मिलाना है। क्या करना है, एक बर्तन आपने लिखा, उस बर्तन में आपको 1/2 किलो यानी इसमें आपका है, तो आपको ये लेना है, क्या लेना है, फ्लोर, जो आटा आपका होता है, आटा या फिर मैदा आपने ले लिया, आटा ले लो या फिर जो मैदा आती है, मैदा आपने ले ली। तो लेने के बाद उसमें थोड़े से चीनी आपको मिलानी है, क्या मिलानी है, चीनी, जो शुगर होती है, चीनी आपको डालकर उसे गर्म जल, जो गर्म यानी हॉट वाटर आपका होता है, वो उसमें आपको ऐड करना है। इसमें थोड़ी मात्रा, फिर क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा में 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। जो ईस्ट पाउडर आपका आता है, तो ईस्ट पाउडर आपको इसमें डाल देना है। तो ईस्ट पाउडर को क्या करना है, थोड़ी यानी एक जो चुटकी आपकी होती है, जो आपका थंब वाली होता है और जो आपकी 4 फिंगर होती है, तो इसे क्या करना है आपको, इसमें से आपको थोड़ी सी 1 चुटकी आपने भरी, तो चुटकी भरने के बाद आपको इसमें डाल देना है आटा वाले इसमें। तो जैसे आपने फिर इसको गूंथ लेना है। तो गूंथने के बाद अब आता है क्वेश्चन बनता है कि आप 2 घंटे बाद फिर क्या करना है, आपको जो आटा है वो आपको 2 घंटे, जब आपने आटा गूंथ लिया, जैसे आप घरों में जो अपना आटा गूंथते हो तो उसे फिर आपको कुछ टाइम रखते हो, तो इसी तरह आपको जो मैदा आपने गूंथी इसे भी 2 घंटे के लिए आपको रख देना है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो आपने गूंथा हुआ जो मैदा है को उठा हुआ यानी फुला हुआ आपने पाया होगा, क्या पाया, यानी जो मैदा होगी वो फूल जाती है। तो ईस्ट तीव्रता से जनन करके, जो ईस्ट होता है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित कर देता है। तो जो ईस्ट है वो क्या स्पीडली से जनन कर देता है, स्पीडली से रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन करने के बाद वो श्वसन यानी श्वसन के दौरान, किसके दौरान, जो श्वसन आपकी होती है रेस्पिरेशन के दौरान क्या कर देता है, वो जो
श्वसन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 उसमें उत्पादित कर देता है। तो CO2 है वो उसमें रिप्रोड्यूस होता आती है। तो गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो गैस के जो बुलबुले होते हैं, किसके, जो गैस के आपके बुलबुले रहते हैं, वो खमीर आपका होता है, खमीर वाले मैदा का क्या कर देता है, जो आयतन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। तो वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे आपने जो जलेबी आपकी बनते हैं वो भी क्या होते हैं, जब जो खमीर आपका होता है, तो खमीर क्या होता है, जब खमीर आपका उठ जाता है तब जो आपकी जलेबी बनाई जाती है। तो इसी तरह जो आपका जो है गैस के बुलबुला जो ईस्ट है, इसने क्या काम किया, फर्मेंटेशन का काम यहाँ पर किया। अब आता है अगला पॉइंट, यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो जो बेकिंग उद्योग आपका होता है, बेकिंग इंडस्ट्री आपका है, तो इसमें ईस्ट का उपयोग आपका होता है। तो ईस्ट के उपयोग से, ईस्ट के यूज से ही इसका बेस्ड आपका है, जिससे जो ब्रेड आपके रेडी होते हैं, या जो पेस्ट्री आप खाते हो, पेस्ट्री भी आपके इसी तरह तैयार होते हैं, या जो केक आपके होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कोई भी आपका जो फंक्शन रहता है तो उसमें क्या केक आपका यूज रहता होता है। तो केक में जो आपका यानी केक को रेडी करने के लिए क्या होता है, ईस्ट का फर्मेंटेशन आपका किया जाता है। तो ईस्ट का फर्मेंटेशन लगाया जाता है। तो ईस्ट जो होगा वो फर्मेंटेशन का काम करता है, जिससे यानी जो गैस के जो बुलबुले होते हैं वो मैदे का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज कर देता है। देन जो भी हमको उसे बनाना होता है वो हम बना लेते हैं। अब आता है इसके बाद अगला पॉइंट कि जो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, जो सूक्ष्म जीव है उसका वाणिज्यिक उपयोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो वाणिज्यिक उपयोग होता है यानी कमर्शियल यूज इसमें है। तो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहला पॉइंट आता है बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो जो बड़ा स्तर आपका होता है, तो बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर जो अल्कोहल होती है, या जो शराब होती है, जो दारू आप पीते हो, या एसिटिक एसिड होता है, उसके उत्पादन में, उसका जो उत्पादन होता है उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनका यूज किया जाता है। जो जैसे आपका जो होगा, गेहूँ होगा, चावल एवं फलों के रस में जो उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। किसमें, जो होता है, जो गेहूं आपका होता है, या जो चावल होता है, जो फलों का रस होता है, इनमें प्रेजेंस क्या होता है, प्राकृतिक शर्करा, यानी जो नेचुरली क्या होता है, जो नेचुरली आपका होता है, इसमें नेचुरल शुगर आपकी प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल जो शुगर है उसे ईस्ट जो होता है, ईस्ट आपका है वो ईस्ट के द्वारा अल्कोहल जो होती है, ईस्ट जो होती है फर्मेंटेशन का काम करते हैं। तो ईस्ट के द्वारा जो अल्कोहल और शराब का इसमें उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा, जो ईस्ट होता है। तो इसलिए ईस्ट का इसमें यूज आपका रहता है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसे समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 500 ml यानी 500 ml हमें एक बीकर लेना है। तो क्या लेना है, एक जो बीकर आता है वो आपको लेना है, जिसमें 3/4 भाग तक आपको जल भरना है। कितना, यानी 3/4, तिहाई, उसका तिहाई हिस्सा जो होता है वो हमें जल से भर लेना है। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोल लिया है, 2 या 3 चम्मच आप इसमें जो चीनी होती है, जो शुगर होती है वो ऐड कर लेनी है। फिर आपको करना है इसमें 1/2 चम्मच, कितनी, जो 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है। कौन सा पाउडर, जो ईस्ट पाउडर आपने लिया था वो आपको ऐड करना है। ईस्ट पाउडर जैसे ही आपने ऐड किया तो इसमें इसे 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रखें। जो उष्ण, जहाँ पर आपकी उष्ण यानी जहाँ पर गर्म आपका, जहाँ पर उष्ण होती है, हीट आपकी आती है, उस स्थान पर आपको रखना है। गर्म स्थान पर इसको आपको रख देना है। तो गर्म स्थान पर आपको ढक कर रखना है। अब विलियन को सूंघ कर देखिए, जो विलियन आपने बनाया है, जो सॉल्यूशन आपने रेडी किया है, तो उस सॉल्यूशन को आपको स्मेल करना है, सूंघना है। तो अपने जो नाक होता है, जो नोस्ट्रिल आपका है, तो इन छेदों से क्या करना है, आपको ये सूंघना है। तो सूंघने के बाद जो सॉल्यूशन आपने सूंघा, देन कि यह जो गंध आ रही है, जो स्मेल आपको आ रही है, ये क्या है, अल्कोहल की होती है। स्मेल किसकी, अल्कोहल की आपकी होती है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। जब जो चीनी होती है, जो शुगर हमने इसमें ऐड की, वो किस में चेंज हो गई, अल्कोहल में आपकी चेंज हो जाते हैं। जब ये अल्कोहल में चेंज होने के बाद चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन का जो प्रोसेस है, तो चीनी जो है वो अल्कोहल में जब आपकी चेंज होगी तो इस प्रोसेस को ही किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। यही क्या क्या है आपका, फर्मेंटेशन आपका
कहलाता है। जो इसमें स्मेल आपकी आ रही है ये क्या है आपका, ये का जो अल्कोहल जो चीनी है वो अल्कोहल में जब चेंज होती है ये आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये कैसा क्या कहलाता है आपका, फर्मेंटेशन कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, या फिर चीनी या जो के घोल जो चीनी से अल्कोहल आपका बना चेंज हुआ तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा फर्मेंटेशन। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको एक एक चीज़ अच्छे से आपको तैयार करके चलना है। अब आता है नेक्स्ट कि जो चीनी जो आपका फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन की जो खोज है वो किसने की थी और कब की थी, ये आपसे पूछा जाता है। आपने जो एग्जाम आपने दिया होगा उसमें क्वेश्चन आपका बनता है कि जो फर्मेंटेशन होता है, जो फर्मेंटेशन है या किण्वन जो होता है उसकी जो खोज है, उसको जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। तो डिस्कवरी करने को वाले कौन थे, लुईस पास्चर ने। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि लुईस पास्चर जो थे, तो लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी, इसकी डिस्कवरी की थी फर्मेंटेशन की। और कब की थी, 1857 में, 1857 में। तो 1857 में फर्मेंटेशन की जो खोज की गई है वो लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। अब आता है नेक्स्ट, इसमें अगला जो क्वेश्चन बनता है कि सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मेडिकल यूज क्या है। तो मेडिकल यूज इसमें पूछा गया है। तो मेडिकल, चलिए पहला इसमें इंग्लिश में बनता है ये आपका मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, जब आपने देखा होगा कभी आपको बुखार हो जाता है या कोई और बीमारी आपको हो जाती है, जब कभी भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। किसका, ये जो पेनिसिलिन होता है उसका इंजेक्शन आपको देता है, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। जैसे आप जब बीमार होने के बाद क्या करते हो, जो डॉक्टर आपके यहाँ पर होता है, जो चिकित्सक यानी जो आपके गांव में होता है या फिर जहाँ पर भी आप जो डॉक्टर है उसके पास आप जाते हो, तो उसके पास जाने के बाद क्या करता है वो आपको एंटीबायोटिक जो टैबलेट होता है वो देते हैं, या फिर कैप्सूल होता है या इंजेक्शन होता है पेनिसिलिन का वो आपको लगाता है। तो इन औषधियों का जो स्रोत है वो सूक्ष्म जीव है। तो जो ये औषधि जो आपको दवाइयाँ मिल रही है, जो इंजेक्शन है, जो टैबलेट है, जो आपको दिया जा रहा है, ये किसका सोर्स होता है, ये जो सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपका होता है, सूक्ष्म जीव का एक स्रोत है, स्रोत आपका रहता है, सोर्स आपका होता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। तो जो बीमारी यानी ये जो आपको जो औषधियाँ दी जा रही है, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सोर्स होते हैं ये आपको क्यों दिए जा रहे हैं, यानी जो बीमारी आपको लगी हुई है, जो बीमारी आपके यानी जो बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं। क्या कर देती है, नष्ट आपका कर देती है, अथवा उनकी वो जो वृद्धि होती है वो रोक देते हैं, जो उनकी वृद्धि होती है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। तो ये आपका एंटीबायोटिक जो आपको टैबलेट दी जाती है ये उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको रोक देते हैं, या फिर जो उनकी ग्रोथ हो उनको रोकने का कार्य करती है। अब आता है अगला पॉइंट इसमें कि इस प्रकार की जो औषधियाँ होती है, इस प्रकार की जो औषधि है, जो मेडिसिन होती है वो प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। तो इस तरह की जो औषधि होती है, इस तरह की जो भी मेडिसिन आपकी होती है उसको क्या बोला जाता है, या उसको बोला जाता है एंटीबायोटिक। क्या होता है, एंटीबायोटिक आपका होता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है, तो नंबर ऑफ यानी इसमें आजकल जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, तो उनसे क्या हो रहा है, अनेक इस तरह के जो आपके प्रतिजैविक जो होते हैं वे आपके औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं। फिर आता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। कैसी, यानी ये प्रतिजैविक आपकी होती है, एंटीबायोटिक आपकी है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। ये किनके द्वारा, जो कवक जो फंजाई होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके द्वारा इसका ओरिजिन किया जा रहा है, ये आपकी तैयार की जा रही है। अब आता है नेक्स्ट कि किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग लाते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, अनेक रोग जो चिकित्सा होता है वो इन्हें यूज में ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि जैसे पशु आहार एवं कुक्कुट, जो पशु आहार होता है या जो कुक्कुट आपका होता है, तो आहार में भी प्रतिजैविक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एंटीबायोटिक आपका मिलाया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचारण रोकना होता है। तो जो पशु आहार होता है, जो पशु का खाने वाला जो भोजन होता है, तो पशु आहार कैसा, जो पशु जो भोजन खाते हैं, तो पशु जो भोजन खाते हैं
उनमें भी क्या होता है, उनमें भी उस तरह का आपका एंटीबायोटिक मिलाया जाता है जो उपयोग यानी जो पशुओं में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो संचारण है उसको रोक देता है, संचरण रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग यानी एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो इसलिए किया जाता है जिससे जो पौधों के जो रोग होते हैं वो नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो पौधों में भी आपका यह किया जाता है, जो डिजीज़ होती है, जो बीमारी होती है वो पौधे में ना क्रिएट हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक आपका यूज़ किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो पेनिसिलिन आपका होता है। क्या होता है जो पेनिसिलिन है? तो आपने देखा भी होगा जो एग्जाम आपका होता है तो एग्जाम में पेनिसिलिन से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो क्लास 8 वाला आपका टॉपिक चल रहा है, जो एनसीईआरटी है, ये इंपॉर्टेंट आपके है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके 8th क्लास से आपके बनते हैं। तो पेनिसिलिन वाला क्वेश्चन भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो पेनिसिलिन होते से जो पेनिसिलिन है इसकी जो खोज है वो कब की गई थी? तो पेनिसिलिन सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। जो सन कब? जो 1929 में जो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है वो एक कार्य कर रहे थे यानी जो कार्य कर रहे थे उस पर ये आपका जो जीवाणु रोगों से यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके रोगों से बचाने हेतु ये आपका किया जा रहा था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। तो अचानक उन्होंने क्या देखा? जो तस्तरी होता है उस पर हरे रंग का यानी ग्रीन कलर की जो फफूंद आपके होते हैं उसके छोटे छोटे जो बीजाणु है वो उन्होंने देखे। बीजाणु यानी जो स्पोर्स होते हैं वो उन्होंने देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। तो उन्होंने क्या देखा? जो फफूंद आपके होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो जो बैक्टीरिया है उसकी जो वृद्धि होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको रोक देते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो फफूंद द्वारा मारे गए। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया वो किसके द्वारा? जो स्पोर्स है उसके द्वारा वो डेड किए गए यानी मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो इस तरह जो फफूंद होते हैं, जो स्पोर्स आपकी होती है उससे क्या बनाई गई? पेनिसिलिन आपकी रेडी की गई। तो पेनिसिलिन जो प्रिपेयर की गई है वो किसके द्वारा? स्पोर के द्वारा या फफूंद के द्वारा आपकी बनाई गई है। ये भी आपका जो पेनिसिलिन है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद अब हमारा नोट है कि जो आपको नोट यानी ध्यान क्या रखना है आपको? सबसे पहले है कि ध्यान रखना चाहिए कि जो डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए जो डॉक्टर के पास जब आप बीमारी में जाते हो तो जो उसके एडवाइस पर ही आपको जो एंटीबायोटिक हो वो आपको लेनी चाहिए और उस जो दवाई उन्होंने दी है, जो एंटीबायोटिक आपको जो कोर्स है उसे आपको कंप्लीट करना चाहिए। बीच में आपको वो कोर्स नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो दोबारा से आपके दोबारा से फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपका नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट कि यदि आप प्रतिजैविक कुछ समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। अगर आप एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो तब कर रहे हो जब आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप जो एंटीबायोटिक है वो आप ले रहे हो। तो आपको जब नेक्स्ट टाइम जो बीमारी होगी उस टाइम पर जो आपका एंटीबायोटिक है वो आपका यूज़ नहीं करेगा यानी अफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं डालेगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। तो इसके ये तो है कि वो अफेक्ट नहीं डालेगी यानी अफेक्ट नहीं देगी दवाई। जब आप एंटीबायोटिक आप लोगे तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी। इसके साथ साथ आपके लिए है कि जो एंटीबायोटिक आपकी जो बॉडी में प्रेजेंस जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी क्या कर देती है? नष्ट आपका कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। अगर सर्दी या जुकाम आपका होता है या फ्लू आपको होता है तो उसमें जो एंटीबायोटिक होता है वो आपका अफेक्टेड नहीं रहता है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। क्योंकि जो ये रोग होता है, जो बीमारी होती है, ये आपकी विषाणु यानी वायरस के द्वारा आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि सर्दी जुकाम जो है वो किससे आपका होता है? उसमें आपको जीवाणु लिखा होगा, विषाणु आपका लिखा हुआ मिलेगा, कवक मिलेगा और इस तरह आपको 3-4 आपको मिलेंगे, प्रोटोजोआ आपका होगा। तो उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि सर्दी जुकाम है वो किसके कारण आपका होता है, तो किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा वो आपका फैलता है।
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जो वैक्सीन आपको लगती है या टीका जो आपको बचपन में लगा था तो वो कैसे यानी क्यों लगाया जाता है, वैक्सीन या जो टीका है वो क्यों आपको लगाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बना सबसे पहले कि शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। जो बच्चे होते हैं या जो छोटा बच्चा आपका रहता है तो शिशु जो बच्चे होते हैं उनको जो टीका होता है जो वैक्सीन का लगाई जाती है वो किस ब्याप पर लगाई जाती है और इसका जो लगाने का जो मोटिव होता है वो क्या आपका होता है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है जो टीका आपको बचपन में यानी जो पोलियो आपको पिलाई जाती है, जो टीका आपको लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको बनता है कि जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो रोग कारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो डिजीज को क्रिएट करते हैं, तो रोग कारक जब सूक्ष्म जीव हमारी जो बॉडी होती है उसमें एंटर करेंगे तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न रहता है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो जो हमारी जो बॉडी है वो उनके प्रति जब हमारे जो अंदर यानी जो रोग कारक होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्या बीमारी उत्पन्न करते हैं तो वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उनके प्रति उन्हें लड़ने की जो क्षमता होती है वो उसे मिलती है। अब आता है शरीर को यह भी स्मरण रहता है, जो बॉडी है उसको ये भी याद रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है कि वही जो सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी जो बॉडी है दोबारा से वो उसमें एंटर करेगा तो उससे किस प्रकार लड़ा जाएगा। तो बॉडी जैसे हमारे यानी इसमें जो हमारी बॉडी होती है तो बॉडी को ये भी याद रहता है अगर हमारे आज जब बुखार हुआ और 4-5 दिन बाद फिर से हमारे बुखार होता है तो जो हमारी बॉडी है हमारी बॉडी को ये याद रहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ये रोग कारक आपका है यानी जो डिजीज आपको हुई है तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उपके हुई है तो इससे किससे लड़ना है, किस तरह इससे लड़ना है वो उसको याद रहता है कि पिछली बार यानी लास्ट टाइम जो था इसको ये बीमारी हुई थी तो इससे जो आपके इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे किस तरह निपटारा लेना है, किस तरह उससे लड़ना है, ये उसको पूरी तरह से याद रहता है जो हमारी बॉडी होती है। अब आता है अगला पॉइंट, अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में परिविशिष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। जैसे आपने देखा होगा जो मृत अथवा जो निष्क्रिय सूक्ष्म जीव आपका होता है या तो जो मृत होता है जो डेड होता है या फिर जो निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होता है जो किसी तरह जो कार्य नहीं करता, अगर वो स्वस्थ व्यक्ति होता है जो हेल्थी पर्सन होता है उसकी जो बॉडी में जब उसे एंटर कराया जाता है, बॉडी जो होती है यानी उस बॉडी में अगर उसको हेल्थी जो पर्सन है उसकी बॉडी में एंटर करा दिया तो उस टाइम पर क्या होगा जो शरीर की जो कोशिका होती है बॉडी सेल जो होती है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करने लगेगी, लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक जो होगा जो डिजीज होती है उसको नष्ट कर देती है। तो रोग कारक जो होता है जो डिजीज आपको लगी है उससे यानी जो डिजीज से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका है उसको नष्ट कर देती है, उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है। तो जो मृत या फिर निष्क्रिय जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी हेल्थी पर्सन के बॉडी में अगर एंटर कराते हैं तो वो उसी बॉडी के यानी उसी तरह उसमें क्या करेगी प्रोसेस अपना करना शुरू कर देती है और प्रोसेस के अनुसार क्या करता है जो रोग कारक है उसको नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, यदि प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बना रहता है, जो प्रतिरक्षी होती है अगर हमारी बॉडी में सदा के लिए वो बना रहेगा तो सदा यानी ऑलवेज वो हमारी बॉडी में रहेगा तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। तो रोग कारक क्या होता है, जो रोग कारक होता है वो सूक्ष्म जीव से हमारी जो सदा के लिए सुरक्षा होगी, सेफ्टी होती है, तो प्रोटेक्ट वो हमें करता है। अब आता है इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। तो इसी प्रकार जो टीका लगाया जाता है जो वैक्सीन लगाए जाते हैं, जैसे अभी आपने कोविड में देखा था जो हमारा कोविड का यानी वैक्सीन का जो टीका लगा था वो भी यही काम आपका कर रहा था। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। जैसे आपने जो बीमारी देखी होगी कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे जो हैजा आपका होता है जो पानी से आपका होता है, जो हैजा होता है हैजा हो गया आपका, इसके साथ साथ जो क्षय आपका होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, या जो चेचक होती है जो माता है आपको जो माता जिसे माता आपका बोलते हैं, छोटी छोटी जो फुंसे आपको निकल जाती है, चेचक जो होती है, स्मॉल पॉक्स, ये भी टीका यानी वैक्सीन के द्वारा आपका रोका जा सकता है। या फिर हेपेटाइटिस होता है या फिर जो अदर बीमारी आपकी होती है वो वैक्सीन के द्वारा रोकी जा सकती है।
अब आता है नेक्स्ट, जो इसमें इम्पोर्टेंट आपका है सबसे ज़्यादा, कि एडवर्ड जो जेनर है उन्होंने चेचक के लिए, जो चेचक होती है, जो स्मॉल पॉक्स है, जो माता यानी जो माता आपका बोला जाता है कि माता निकल गई, तो चेचक जो है माता यानी के लिए 1798 में, जो 1798 1798 में चेचक के टीके की, जो चेचक है स्मॉल पॉक्स है, उसका जो वैक्सीन की डिस्कवरी की गई थी। तो किसने की थी? क्वेश्चन आपका बन सकता है कि चेचक की जो खोज है, चेचक के टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने की है। कब की थी? 1798 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन रेडी हुआ। तो चेचक से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब आता है नेक्स्ट इसके बाद, कि आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए, जैसे कि जब आप देख सकते हो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों को क्या लगाया जाता है? वैक्सीन आपके लगाए जाते हैं, टीके आपके लगाए जाते हैं। तो वैक्सीन, तो आपको भी जब आप छोटे होगे तब आपको जो वैक्सीन लगाई गई होगी, जो टीके होते हैं वो आपको भी लगे होंगे। अब आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, कि क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? जो रोग होते हैं, जो डिजीज होते हैं, इसकी जो लिस्ट है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप जो आपकी माता पिता है, पेरेंट जो आपके हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, यानी सभी बच्चों को क्या करना है? इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन सभी को सेफ्टी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। रोगों से यानी डिजीज से बचने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। टीके उनको लगवाए जाते हैं। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। जितने भी जो ज़रूरी हमारी यानी बच्चों के लिए जो टीके आवश्यक होते हैं, उनको नीड होती है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो वे सारे टीके, सारे वैक्सीन क्या होते हैं, जो आपका नज़दीक में जो हॉस्पिटल होता है उसमें वो अवेलेबल आपके रहते हैं। तो बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। जैसे जो बच्चों को जो पोलियो से बचाने के लिए, जब पोलियो है तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, जो टेलीविजन आपका है या फिर जो न्यूज़पेपर आपके घरों में आता है, तो उसके पोलियो के टीकाकरण का जो विज्ञापन होता है वो आपने देखा होगा। तो समाचार पत्र या टेलीविजन पर आपका दिखाया जाता है कि पोलियो के टीके कितने इंपॉर्टेंट आपके हैं। तो जो वैक्सीनेशन है, जो टीका है पोलियो वाला, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आपने देखा होगा, यानी पल्स पोलियो आपने देखे हैं। अब आता है कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। तो पोलियो ड्रॉप, जो आपको पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है, वो क्या है? वास्तव में एक आपका टीका होता है, वैक्सीन आपका होता है, जो बीमारियों से बचने के लिए आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट इसमें, कि चेचक के विरुद्ध, जो चेचक होता है, जो स्मॉल पॉक्स आपकी है, तो वो विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। तो चेचक के विरुद्ध के लिए, चेचक के अगेंस्ट के लिए, विरुद्ध यानी अगेंस्ट, चेचक से लड़ने के लिए क्या हुआ? विश्वव्यापी एक अभियान चलाया गया था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि विश्व के यानी वर्ल्ड का जो अधिकांश भाग था, ज़्यादातर जो पार्ट था, उसमें जो चेचक था यानी स्मॉल पॉक्स था, उसका उन्मूलन हो गया। तो आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। तो आजकल क्या हो रहा है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसका वैक्सीन के द्वारा बड़े लेवल पर आपका उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। तो आजकल क्या है, जैसे आप देख रहे हो, जितने भी बीमारी होते हैं, सभी के जो ट्रीटमेंट है वो अब अवेलेबल हो चुके हैं। तो इसी तरह किसका यानी सूक्ष्म जीव से जो आपके उत्पन्न किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती है, जो डिजीज आपको होती है, उन सभी का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल आपका हो सका है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, जो सोइल होती है, उसमें जो सोइल है आपका, मिट्टी जो है उसकी जो उर्वरता है यानी इंक्रीज, फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, क्या करना? फर्टिलिटी जो होती है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, तो इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी। तो पहला पॉइंट है कि कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो कुछ जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, या फिर जो नीले हरे शैवाल आपके होते हैं, जैसे आपने जो काई होती है, जो एल्गी आपकी होती है, उसमें आपने देखा होगा नीला यानी ब्लू और ग्रीन कलर के आपके होते हैं। जो वायुमंडलीय आपका है
एनवायरमेंटल यानी नाइट्रोजन का ये स्त्रीकरण कर सकते हैं। किसका? जो नाइट्रोजन है उसको स्त्रीकरण करते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इसी प्रकार मृदा में, इसी प्रकार क्या होता है, जो मृदा आपकी होती है, जो सोइल होती है, उसमें भी नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। जो नाइट्रोजन का क्या होता है, इसमें संवर्धन आपका होता है तथा उसकी उर्वरता तथा उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें वृद्धि करती है, इंक्रीज करती है। इन्हें सामान्यतः, इन्हें जनरली क्या बोला जाता है, जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकारक कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकारक यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर इसको बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स इसको कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि पर्यावरण का शुद्धिकरण। जो पर्यावरण होता है, चलिए पहले एक बार इसकी पिक्चर देख लेते हैं हम, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो पिक्चर है ग्रीन और ब्लू ग्रीन कलर की जो आपकी एल्गी होती है, तो ये देख लेते हैं, देन आगे हम अगला जो अपना टॉपिक है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग आपका है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या है आपका ब्लू, हरे नीले हरे जो शैवाल होते हैं, जो काई आपकी होती है उसमें, ये आपको ग्रीन कलर की दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको ब्लू कलर यानी नीले और हरे कलर की दोनों तरह की आपको जो एल्गी है, जो शैवाल होती है वो आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह की आपकी जो शैवाल होती है, जो काई आपकी इस तरह आपकी होती है। अगर आप जो माइक्रोस्कोप होता है या फिर मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसके द्वारा आप इसको देख सकते हैं। अब इससे आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। चलिए अगले टॉपिक में आपका है कि जो पर्यावरण होता है, जो इन्वायरमेंट आपका है, उसका शुद्धिकरण। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण का शुद्धिकरण होता कैसे है। तो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इसको बोलते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो ये होता क्या है, पहला पॉइंट है कि अपने विद्यालय के माली को देखने के बजाय, जो आपका विद्यालय है जहाँ पढ़ने जाते हो, जो आपका स्कूल है, तो वहाँ पर जो माली होता है, जो पौधों में पानी देता है, पौधों की देखरेख करता है, तो जो माली है उसे देखने के पश्चात पहेली या बूझो या फिर दूसरे जो विद्यार्थी है, या तो पहेली आप मान लीजिए या फिर जो बूझो है उसे आप मान लीजिए, या फिर जो दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। क्या डाला, जो घर, या तो विद्यार्थी ने जो घर होता है, जो आपका हाउस है जहाँ पर आप रहते हो, या फिर जो बगीचा आपका होता है घरों में, या फिर जो स्कूल में जो बगीचा आपका होता है, जो पार्क आपका बना होता है, उसमें जो पत्तियां होती है, जो लीव्स आपकी रहती है पौधों की, या फिर जो फल या सब्जियों का जो कचरा होता है, जो वेस्टेज होता है, उसे कलेक्ट किया, उसे क्या किया, इकट्ठा करा, और इकट्ठा करने के बाद उसे कहाँ पर डाल दिया, जो गड्ढे आपके बनाए जाते हैं गड्ढे में उसने डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। तो कुछ समय बाद आप क्या देखते हो, तो कुछ समय बाद आपने देखा कि ये डिकम्पोज हो गए। क्या हो गए, कुछ समय बाद आपने देखा कि ये डिकम्पोज हो गए, और डिकम्पोज होने के बाद किसमें, यानी मैन्योर या ये खाद होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, खाद में, मैन्योर में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो किसके बाद, विघटन यानी डिकम्पोज होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद विघटन यानी ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होने के बाद ये जो खाद आपका होता है उसमें कन्वर्ट आपका हो जाता है। तो जो क्वेश्चन अब बनता है कि जो पहेली है ये डिकम्पोज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 7th क्लास के चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब आता है कि जो पहेली है ये जो है वो जानना चाहती है, वो ये जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। जो डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होने के बाद ये जो कन्वर्ट हुआ मैन्योर में, खाद में, वो क्यों हुआ या किस तरह से ये जो प्रोसेस वो किस तरह आपका चला है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले हमें 2 गमले लेने हैं। क्या लेने हैं, जो 2 गमले आते हैं जिसमें हम जो अपने फ्लावर है, जैसे घरों में भी हम जो फ्लावर है वो लगाते हैं, तो गमले हमको लेने हैं। तो प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। फिर आपको जो गमले आपने लिए, तो गमले जो होते हैं वो आपको आधा मिट्टी से क्या करना है, आधा से उसमें मिट्टी डाल देनी है। दोनों गमले में आधी आपने मिट्टी भर दी। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। फिर आपको इनको जो नाम है वो दे देना है, एक को ए एक को बी, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। सिर्फ आपको प्रोसेस समझना
होता है। तो इसमें ए और बी से आपने इसका नाम रख दिया गमलों का। ए गमला आपने लिया उसमें पौधों का कचरा भर दीजिए। फिर ए गमले में क्या करना है, जो पौधों का जो कचरा होता है, जो पौधों का कचरा होता है, पत्तियां वगैरह, वो आपको उसमें डाल देनी है। तथा दूसरे गमले जो बी आपने लिया उसमें पॉलीथीन की जो थैली होती है, जो पॉलीथीन के साथ साथ आपको जो थैली आपकी आती है पॉलीथीन वाली, वो आपको डाल देनी है। या फिर कांच की खाली बोतलें, जो कांच होता है, जो ग्लास आपका होता है, उसकी खाली बोतलें, या फिर प्लास्टिक के जो टूटे फूटे खिलौने होते हैं, वो आपको भर देना है। उन्हें एक और रख दीजिए। फिर आपको उन्हें एक और रख देना है। तो 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण आपको करना है। 3-4 सप्ताह बाद, यानी 3 से 4 वीक, यानी पूरा आप मान लीजिए 1 मंथ बाद आप देख सकते हैं, आफ्टर 1 मंथ। तो 1 महीने के बाद आपको देखना है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है। तो आपसे क्वेश्चन बना कि आपको जो दोनों गमले आपने लिए, जिसे ए और बी आपने नाम दिया, तो उन जो गमले हैं, तो उनमें जो वस्तु आपने रखी, जो सब्सटेंस आपने डाला, तो उसमें आपको कोई अंतर दिखा, कोई डिफरेंस आपको दिखाई देता है। यदि हाँ, अगर आपको कोई डिफरेंस दिखता है तो क्या अंतर परिलक्षित होता है। आप देखेंगे कि गमला ए के पादप जो हो गए वो अवशिष्ट का अपघटन हो गया। क्या हो गया, जो अवशिष्ट उसमें डाला था, जो वेस्टेज उसमें आपने डाला था, उसका अपघटन हो गया, उसका डिकम्पोज्ड हो गया है। यह कैसे हुआ। तो जो ए गमले में आपने जो पत्तियों का, यानी जो पौधों का जो कचरा होता है, वो आपने डाला था, तो वो कैसे हो गया, डिकम्पोज्ड आपका हो गया। लेकिन जो दूसरा गमला आपने लिया था बी वाला, उसमें जो पॉलीथीन की जो बैग आपने डाली थी, पॉलीथीन की बैग डाली थी, कांच आपने डाला था, खिलौने के जो टूटे फूटे जो खिलौने होते हैं वो आपने डाले थे, तो वो डिकम्पोज्ड आपके नहीं हो गए। लेकिन जो पत्तियां थी वो क्या हो गए, डिकम्पोज्ड होने के बाद उसने खाद अपना बना लिया, यानी मैन्योर में वो आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आता है अगला पॉइंट कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन्होंने क्या किया, जो पौधों का जो वेस्टेज होता है, तो पौधों का जो वेस्ट पार्ट होता है, उसे डिकम्पोज करके उसे मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, जो खाद है उसमें चेंज कर दिया। तो इस प्रक्रिया में बने पोषक, तो जो ये प्रोसेस होता है, तो इस प्रक्रिया में जो पोषक होता है, जो न्यूट्रिएंट है, या जो पौधों के द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है, जो प्लांट्स है उसके द्वारा ये दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, यूज आपका किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट कि क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बनता है कि क्या आपने ध्यान दिया, कि आपने ये ध्यान दिया कि जो गमला भी हमने रखा था, जिसके पॉलीथीन की थैली थी, या कांच के काली बोतलें, या फिर जो खिलौने हमने रखे थे टूटे हुए टुकड़ों में, इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो वे चेंज नहीं हुए। क्यों, क्योंकि सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर उन पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वह खाद जो होता है, जो मैन्योर होता है, उसमें वो कन्वर्ट आपका नहीं होगा। तो आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। तो आप अक्सर ये भी देखते हो कि बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में आपने ये देखा होगा, जो मृत जीव आपके होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, या फिर जो सड़े हुए जो पादप होते हैं, सड़ते हुए जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, या जंतु जो होते हैं, उसके रूप में आप देख सकते हैं। तो आप देखते हैं कुछ समय बाद क्या होता है, जैसे आपने देखा वो मर गया, यानी डेड ऑर्गेनिजम्स आपका है, तो कुछ टाइम आप देखोगे कि वो वहाँ पर से क्या होता है, हाइड आपका हो जाता है। जैसे आप जो फ़ोन आपका होता है, तो फ़ोन में क्या होता है, जो आपका ऐप वगैरह होता है, उसे आप हाइड कर लेते हो, छुपा लेते हो। तो इसी तरह क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स आपके हैं, ये सड़े गले जो चीज़ें होती हैं, ये कुछ टाइम बाद आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद आपको ये खाद के रूप में आपको चेंज मिलेंगे, और खाद के रूप में जो पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो दोबारा इनका यूज़ कर पाते हैं। तो ये आपका डिकम्पोज, यानी आपको कुछ टाइम बाद आपको वहाँ पर विलुप्त होते दिखाई देंगे, हाइड आपको दिखाई देंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो मेन रीज़न ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं, तो डेड ऑर्गेनिजम्स या फिर जो अवशिष्ट होते हैं, जो वेस्ट आपका होता है, वेस्टेज को डिकम्पोज्ड में वो चेंज करके जो सरल पदार्थ आपके होते हैं उनमें चेंज कर लेते हैं। ये जो पदार्थ है अन्य पौधों एवं जंतुओं के दोबारा क्या कर लिया जाता है, दोबारा से इन्हें यूज कर लिया जाता है।
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निर्मलीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो इसी तरह जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हम उनका यूज करके जो पर्यावरण हमारा है, जो इन्वायरमेंट है, उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट किसकी हेल्प से, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम इन्वायरमेंट अपना क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हानिकारक सूक्ष्म जीव। अगले पॉइंट में क्या है, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव आपके होते हैं। अगला पॉइंट है जो हानिकारक सूक्ष्म जीव आपके हैं। चलिए ये पॉइंट आता है कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है वो होते क्या है। तो पहला पॉइंट आता है कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनके आपने एडवांटेज देख ले, तो अब हम इसके डिसएडवांटेज देख रहे हैं कि ये जो हमारे लिए हार्मफुल किस तरह है। तो अनेक प्रकार के इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव है, जो हमारे लिए नुकसानदायक आपका है। कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी आपके होते हैं। तो एडवांटेज पढ़ने के बाद हम इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो सबसे पहले है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के होते हैं, जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमंस होता है, या एनिमल्स है, या प्लांट्स है, उनमें वो रोग कर देते हैं, यानी डिजीज जो होती है उसमें बना देते हैं। तो डिजीज जो उत्पन्न कर देते हैं, तो डिजीज जो होगी वो क्रिएट कर देते हैं, कोजेज इन डिजीज। तो इसमें सबसे पहले आता है कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो जो रोग उत्पन्न वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस आपका बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, पैथोजेंस आपका होता है। ये होता है आपका या तो रोगाणु या रोगजनक आप कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैथोजेंस। ये होता है पैथोजेंस। तो कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं, जो आपका भोजन होता है, जो फूड आपका होता है, या जो कपड़े, जो क्लॉथ आप पहनते हो, कपड़े जो आप पहनते हो, वस्त्र जो आप पहनते हो, या फिर जो चमड़ा आपका होता है, जो लेदर होता है, उनकी जो वस्तुएं होती है, जो वस्तुएं बनाई जाती है, तो उनको क्या कर देते हैं, वो स्पॉइल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्पॉइल, यानी उसको संदूषित कर देते हैं, खराब आपके कर देते हैं। अगला पॉइंट है, आइए उनकी हानिकारक जो गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो जो हानिकारक है, हार्मफुल जो एक्टिविटी है, उसके बारे में और गहराई से और अधिक जानने का अब हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है कि मनुष्य में रोगकारक जो सूक्ष्म जीव होता है, तो मनुष्य में जो रोगकारक जो सूक्ष्म जीव है, तो डिजीज, जिससे यानी इसमें आता है इंग्लिश में आपका डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। तो मनुष्य में जो रोग कारक जो सूक्ष्म जीव है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जो मनुष्य है, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज करेंगे, तो डिजीज किस व्याप पर करते हैं, तो वे हमारे जो अंदर है, यानी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनता है कि हमारी बॉडी में वे एंटर कैसे करेंगे। तो एंटर किस माध्यम से, किस मीडियम से वे हमारे जो बॉडी है उसमें एंटर कर पाते हैं। तो उसमें जो एंटर करने के लिए वो क्या करते हैं, जब हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करेंगे, जब हम जो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उस टाइम पर जा सकते हैं। या फिर जो हम पीने वाला जो जल होता है, जब हम पानी पीते हैं तब हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। या जो फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, उस टाइम पर भी हमारी जो बॉडी है उसमें एंटर कर पाते हैं। तो संक्रमित जो व्यक्ति होता है, कैसा व्यक्ति, जो संक्रमित होता है, तो संक्रमित या जिसको डिजीज आपकी होती है, क्या होती है, जिसको डिजीज होती है, इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है, इन्फेक्टेड जो पर्सन है, संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क आने पर भी रोग का संरक्षण हो सकता है। जो संक्रमित व्यक्ति है, इन्फेक्टेड जो पर्सन है, वो जो एनिमल्स है उनके कॉन्टैक्ट में आता है, यानी जब उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो आ जाएगा, तो जो डिजीज है उसके जो चांसेज है वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज आपके हो जाता है। तो डिजीज के जो चांसेज होते हैं वो इंक्रीज हो
गए, पहले से जो आपकी बॉडी है वो वीक हो गई है और आप जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु है, उनके सीधे कांटेक्ट में आप चले गए, डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से क्या होता है, आपको जो बीमारी होती है वो लग जाती है। अब आता है अगला पॉइंट कि संचरणीय रोग। नेक्स्ट आता है कि जो संचरणीय रोग होता है वो होता क्या है। तो संचरणीय रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है, इसको बोला जाता है संचरणीय रोग को कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये होती क्या है। पहला पॉइंट है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो जो संचरणीय रोग होता है, कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है, जो सूक्ष्म जीव होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, उनके द्वारा जो रोग होते हैं वो एक संक्रमित जो व्यक्ति रहता है, इन्फेक्टेड जो पर्सन रहता है, वो स्वस्थ व्यक्ति में, इन्फेक्टेड व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से क्या होता है, वो स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, और वो होता है कम्युनिकेबल डिजीज। वो क्या होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज आपका होता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के पास जब आप जाते हो तो इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है, वो किसके द्वारा, जो इन्फेक्टेड पर्सन को कोई डिजीज है तो वो डिजीज कैसे फैलती है, कैसे आपको लग जाती है। तो लगने का जो रीजन है वो कैसे आपको लगता है, जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो आपका क्या बनती है, तो एयर के माध्यम से होता है। मीडियम जो हो सकता है उसका क्या क्या मीडियम हो सकता है, जिससे जो हेल्थी पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो एयर आपका होता है मेन प्रोस, पहले सबसे नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आता है एयर, देन आपका आता है जल जो वाटर होता है, या फिर जो फूड होता है, या फिर जो कायिक आपकी होते हैं, तो बॉडी जो बॉडी आपकी होती है, यानी जब उसमें फिजिकल अटैच आपका होता है तब आपको जो बीमारी होती है ये आपको लग जाती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है। तो इस प्रकार जो रोग आपके बनते हैं, तो इसके कुछ एग्जांपल आपके हैं कि किस तरह जो इन्फेक्टेड पर्सन हेल्थी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला जो आता है इसमें हैजा आपका आता है, फर्स्ट नंबर पर क्या आया, हैजा आपका आता है, जो क्लोरा आपका होता है। इसके बाद आता है जो सामान्य जो सर्दी जुकाम आपको लगता है, तो जनरली सब जो कॉमन कोल्ड आपको हो जाता है, जैसे अब विंटर सीजन आपका चल रहा है तो मोस्टली क्या रहता है, जनरल सर्दी जुकाम आपको रहता है, कोल्ड आपको रहता है। इसके बाद आता है चिकन पॉक्स जो आपका है, जो कुछ टाइम पहले आपका चिकन पॉक्स भी बहुत ज़्यादा आपका चला था। और एक होता है ट्यूबरक्लोसिस जो आपका क्षय रोग आपका होता है। तो क्षय रोग जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये आपका एक एग्जाम्पल है किसका, जो ये आपको लगते हैं ये एयर की वजह से, वाटर की वजह से, फूड की वजह से, या फिजिकल जब आप इसमें फिजिकल अटैचमेंट आपकी हो जाती है तब आपको ये जो बीमारी है ये लग जाती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है। जब किसी को कोल्ड हुआ है यानी जुकाम आपको हुआ है और जो पीड़ित कोई व्यक्ति जब छींकता है, यानी जब आप छींकते हो तो छींकने के साथ साथ क्या होता है, जो छींकने के साथ साथ जो आपके नॉइज के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे पर जब आपके पड़ते हैं तो उससे जो बूंदें आपकी पड़ती है तो वो क्या कर देते हैं, दूसरे जो इंसान है, दूसरा जो व्यक्ति होता है उसको भी अफेक्ट करते हैं। उस पर भी वो जब बूंदें पड़ती है तो उससे क्या होता है, उसको भी जो इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं और इन्फेक्ट होने के बाद उसको भी सर्दी जुकाम आपका हो जाता है। तो जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति जो छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों जो रोग कारक जो वायरस होते हैं वो विषाणु का किसमें, जो एयर आपकी होते हैं, जो वायु है, वायु में आ जाते हैं और दूसरा जो इंसान है वो भी उससे अफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जब बोला जाता है जब खांसी या फिर जो जुकाम होता है यानी छींक आपको आती है उस टाइम पर क्या करना, यानी आपको हाथ लगाकर छींकना होता है जिससे जो दूसरा पर्सन है उसको अफेक्ट ना हो, या फिर आप साइड में जाकर अपना जो काम है वो कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट आता है कि यह वायरस सांस के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो जो ये वायरस होता है ये जब हम रेस्पिरेशन यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस के दौरान जो वायु में वो आपका फैल गया, तो वायु में एयर में फैलने के बाद क्या होता है, जो दूसरा जो पर्सन बैठा है, दूसरा जो व्यक्ति है वो उसके शरीर में, उसकी जो बॉडी है उसमें वो एंटर कर जाता है और उसको भी क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम आपका लग जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। जो संचरणीय जो रोग है उसका फैलना किस प्रकार आप रोक सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज का फैलने से कैसे रोका जा सकता है।
तो पहला पॉइंट आता है कि हमें छींकते समय क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं कि हम जो कम्युनिकेबल डिजीज़ को दूसरे व्यक्ति से बचा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रावधान आपके होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें छींकते समय, जब हम छींक आ रही है तो छींकने के टाइम पर क्या करना है, हमें अपना जो मुंह होता है, जो नाक होता है, उस पर एक रुमाल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जो रुमाल होता है वो आपको रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखना। तो इससे भी जो बेस्ट आपका है ये है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे आप क्या है, एक जो दूरी होती है, एक जो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस आपको क्रिएट करके रखना चाहिए जिससे जो उसको बीमारी है वो आपको ना लग जाए। अगला पॉइंट है कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी है, तो कुछ जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट आपके होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो इस तरह के भी है जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? वो कैरियर आपके बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैरियर आपके बन जाते हैं। तो जो रोग कारक जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो रोग वाहक का कार्य करते हैं, कैरियर का वर्क करते हैं। जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, तो उसके द्वारा इंसेक्ट या फिर एनिमल्स के द्वारा भी ये आपका क्या होता है, डिजीज जो होती है वो फैलती है। अगला पॉइंट है घरेलू मक्खी, इसका एक उदाहरण है। जो घरेलू जो मक्खी आपकी होते हैं, जो हाउस फ्लाई आपके होते हैं, जो घरों में आपके मक्खी दिखाई देती है ब्लैक कलर की, वो भी इसका एक एग्जाम्पल आपका होता है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो मक्खी होती है वो गंदगी पर आपकी बैठती है, तो गंदगी पर बैठने के बाद फिर वो आपका जो खाना होता है, पानी होता है, उस पर बैठती है, तो उससे भी क्या होता है, यानी वो जो इंसेक्ट जो मक्खी आपकी होती है हाउस फ्लाई, वो भी क्या कर रही है, वो भी एक कैरियर का कार्य कर रही है, वो भी एक कैरियर है, वो भी एक वाहक होती है जिससे जो बीमारी क्या होती है, फैलाती है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट कि रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जो रोगाणु होते हैं वो उसकी जो बॉडी है उस पर क्या कर देते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसकी बॉडी पर जब वो चिपक जाएंगे तो जो बॉडी पर वे क्या कर लेते हैं, उसकी बॉडी पर वो चिपक जाते हैं। तो बॉडी पर चिपकने के बाद जब मक्खी बिना, जैसे आपके जो घरों में जो बिना ढके आपका जो भोजन होता है वो आपका रख रहता है, तो वहाँ पर जब वो मक्खी बैठ जाएगी, जो हाउस फ्लाई आपकी होती है, तो वो आपके खाने पर जब बैठ जाएगी तो उससे भी क्या होगा, रोगाणु का स्थानांतरण जो होता है वो संभव आपका है। तो रोगाणु जो होता है वो भी आपका हो जाता है। तो कैरियर का वर्क आपका कर रही है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है, तो इसीलिए जो आपका बिना ढका जो भोजन आपका होता है वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बीमारी लग जाती है। अगला पॉइंट है जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा, जो भी व्यक्ति ऐसा जो भोजन होता है वो करता है, उसके बीमार पड़ने की जो चांसेस होते हैं वो पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसके बीमार पड़ने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। अतः यह एडवाइस दी जाती है, ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। तो जो भोजन होता है, जो फूड आपका होता है घरों में, वो आपको सदा कैसे, यानी आपको ढककर वो रखना चाहिए। अगला पॉइंट है बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। जो अगर आपके घरों में जो भोजन है वो आपका कवर नहीं है, ढका हुआ आपका खाना नहीं है, तो आपको वो नहीं खाना चाहिए। मादा जो है वो एनाफिलिस मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। जो मादा यानी जो फीमेल आपका है, तो फीमेल एडिस जो होता है वो मोस्ट फीमेल, तो इसमें जो आपका मादा है वो एनाफिलिस मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। तो मादा जो होती है, जो फीमेल आपकी है, तो एनाफिलिस मॉस्किटो इसका एक कैरियर आपका होता है। अब आता है अगला पॉइंट कि मच्छर जो होता है, जो मच्छर आपका होता है, जो मॉस्किटो होता है, प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, कैरियर आपका होता है। और मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक होता है। ये भी आपका तीनों जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपका है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। यानी जो मलेरिया आपका चलता है या फिर जो डेंगू आपको हो जाता है, तो डेंगू को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम क्या प्रोसेस अपना सकते हैं, वो प्रोसेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं, जो टीचर होते हैं वो हमसे क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दे। जो टीचर है वो आपको बोलते हैं कि आप अपने जो आसपास है, यानी अपने चारों तरफ क्या जो पानी होता है वो इकट्ठा ना होने दे। जो गड्ढे आपके बने होते हैं, गड्ढों में या घरों के आसपास पानी जो होता है वो कलेक्ट ना हो, एक तो आपका ना हो, एकत्रित नहीं होगा, तो आपको जो बीमारी के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे।
दूसरा पॉइंट है सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। जितने भी जो मच्छर होते हैं, जो मॉस्किटो आपके होते हैं, वो कहाँ पर, जो पानी होता है, जहाँ पर पानी भरा रहता है, वहाँ पर ये आपके उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। तो हमें कभी भी जहाँ पर यानी जो पानी है वो रुका रहने नहीं देना चाहिए, यानी पानी आपका बहता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक जगह वो रुक गया तो वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाएंगे, जिससे बीमारी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कभी कहीं भी जल को एकत्र ना होने दे। जैसे जो कूलर आपके होते हैं, तो कूलर में पानी भरा जाता है, तो पानी आपको डेली चेंज करना चाहिए। जो टायर होते हैं, तो टायरों में भी आपको पानी नहीं भरना चाहिए। फूलदान जो होते हैं उनमें भी जो पानी है वो आपको नहीं भरना चाहिए। तो आपको जो पानी आप है तो वो आपको निकालते रहना चाहिए, जल वहाँ पर अपनों इकट्ठा करके नहीं रखना है। अगला पॉइंट है कि अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। तो अपने चारों तरफ का जो स्थान होता है वो से हम साफ सुथरा रखकर मच्छर को पैदा होने से रोक सकते हैं। अगर मच्छर ही पैदा नहीं होंगे तो बीमारी के चांसेस भी क्या होंगे, कम आपके हो जाएंगे। अगला पॉइंट आता है ऐसे उपायों की सूची बनाने का आपको प्रयास करना है, जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। तो इस तरह की आपको एक लिस्ट रेडी करनी है, जिसे आप अपनाकर जो मलेरिया होता है उसे रोकने यानी उसे स्प्रेड करने से आप रोक सकते हैं। चलिए अब एक पिक्चर आपकी आती है, एक टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल आपकी है। चलिए इस टेबल को देखते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें सबसे पहले दिया गया है जो टेबल है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले जो सामान्य रोग होते हैं, तो जो सामान्य रोग है, कॉमन जो डिजीज़ है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मानव रोग में कि जो ह्यूमन की डिजीज़ है, रोगजनक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, केजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और संरचना का तरीका यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, और बचाव के उपाय जो सामान्य आपके हैं। तो सबसे पहले आता है क्षय रोग, जो कि आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्षय रोग क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस आपका होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, जो इसका माइक्रो जो क्वेजेटिव होता है, इसका क्या होता है, रोगजनक जो होता है वो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया आपका होता है। संचरण का तरीका यानी ट्रांसमिशन, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वायु। ये किसके द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा। आपका बचाव के जो उपाय है यानी इससे हम किस तरह बच सकते हैं, तो बचाव के प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचाव किस तरह आप इससे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से, जो रोगी व्यक्ति है उसको पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, या उचित समय पर क्या करना, टीकाकरण करते रहना। ये 3 प्रोसेस से हम इससे बच सकते हैं। दूसरा आता है जो खसरा आपका होता है, यानी मीजल्स जो होता है, ये एक वायरस, यानी ये किसके द्वारा, ये होता है वायरस आपका। ये आपका जो माइक्रो रोगजनक जो सूक्ष्मजीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये वायरस के द्वारा आपका होता है। ये भी आपका वायु के द्वारा फैलता है। इसका भी सेम प्रोसेस आपका होता है। चिकन पॉक्स जो होता है, जो चिकन पॉक्स होता है, ये भी आपका वायरस होता है। ये वायु या सीधे कांटेक्ट में, जब या तो इसे ये जो फैलेगा वायु के द्वारा फैलेगा, या फिर जब आप जो किसी को चिकन पॉक्स आपका आ रहा है तो उसके आप डायरेक्ट जो होता है उसके कॉन्टैक्ट में जाएंगे, तब आपको ये बीमारी हो सकती है। अब आता है पोलियो। जो पोलियो होता है या ये आपका वायरस होता है, ये आपका जो वायु या फिर जल के द्वारा आपका फैल सकता है। तो इसके बचाव के तरीके आपके यही है कि रोगी से आपको डिस्टेंस बनाए रखना है, और रोगी जो है उसको व्यक्तिगत जो वस्तु है उससे अलग रखना चाहिए, और उचित समय पर उसको वैक्सीन लगाते रहना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद जो हैजा होता है। नेक्स्ट आता है हैजा। तो हैजा क्या होता है, जो कोलेरा होता है, ये आपका जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये आपका जल या भोजन के द्वारा यानी जल से या भोजन से आपका फैल सकता है। तो जो आपका है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, भली भांति पके भोजन, उपलब्ध पेयजल एवं टीकाकरण। तो बचने का तरीका आपको पता चल गया। अब आता है जो टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा आपका होता है। ये जल से यानी वाटर के कांटेक्ट में आपका फैलता है। इसका भी सेम प्रोसेस आता है। इसके बाद है हेपेटाइटिस ए और मलेरिया। हेपेटाइटिस ए और मलेरिया, तो एक आपका वायरस, हेपेटाइटिस एक वायरस से होता है और ये होता है प्रोटोजोआ से। तो ये आपका जल से होता है, और जो प्रोटोजोआ ये आपका मच्छर होता है। यानी हेपेटाइटिस ए जो वायरस है ये जल के द्वारा होता है, तो इसे उबले हुए पेयजल का आपको प्रयोग करना चाहिए। जब हेपेटाइटिस ए हो तो ये इसके लिए क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको जो उबला हुआ पानी होता है उसका आपको यूज़ करना है, या फिर टीकाकरण जो वैक्सीन होती है वो आपको लगवानी है। और जो लास्ट आपका बचता है मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, यानी मॉस्किटो जो मच्छर आपका होता है।
तो इससे बचने का जो उपाय है, मच्छरदानियों का आपको उपयोग करना है। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग कीजिए। कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। तो जल आपका कलेक्ट नहीं हो गया तो इसे क्या, जो मच्छरदानी का आप यूज़ कर सकते हैं। मच्छर भगाने के लिए जो केमिकल्स आते हैं उनका यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर जो कीटनाशक जो दवाई होती है उनका आप यूज़ कर सकते हैं, उनका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे मच्छर जो मॉस्किटो होता है उसका जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं होगा। तो और दूसरा इसके साथ साथ जो जल आपका कहीं पर भी भरा होता है तो जल आपको नहीं बढ़ने देना है। अब आता है नेक्स्ट, ये टेबल के बाद आता है कि जो जंतुएं होती हैं उनमें रोग कारक जो जीवाणु होते हैं। तो जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो पहला पॉइंट आता है कि अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है। तो जो अनेक जो सूक्ष्मजीव होते हैं, अनेक सूक्ष्मजीव में क्या होता है, तो जितने अनेक जो सूक्ष्मजीव है उसमें केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग के कारक नहीं होते, फैक्टर नहीं होते हैं, वरना वे दूसरे जंतुओं में भी क्या होता है, जो रोग होता है, जो डिजीज होते हैं उनको जो उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, एंथ्रेक्स होता है मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या लिया, एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिया है, तो इसमें आपका हो गया एंथ्रेक्स जो होता है। तो एंथ्रेक्स आपको पता चल गया। अब आता है कि गाय में जो गाय होते हैं उनमें जो खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जो वायरस होता है, जो वायरस होता है उसी के द्वारा ये आपका होता है। और नोट में आपको दिया गया है कि रॉबर्ट कोच, जो रॉबर्ट कोच है उन्होंने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो एंथ्रेक्स रोग का जो फैक्टर होता है वो क्या है, एंथ्रेक्स रोग का जो फैक्टर है वो आपका है कौन, तो रॉबर्ट कोच ने इसकी डिस्कवरी की थी 1876 में। तो बैक्टीरिया ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस, तो ये किस में, एंथ्रेक्स डिजीज में आपका काम करता है। अब आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद अगला जो है कि पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स आपके हैं, तो उनमें जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्मजीव है, जो वहाँ पर क्या करते हैं, रोग जो होता है, जो डिजीज़ है वो वहाँ पर लग जाती है पौधों में। तो उसमें देखते हैं कि सबसे पहले अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। तो कौन से कारक होते हैं कि रोग के कारण फसल की उपज में क्या आती है, कमी आपकी आ जाती है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जाता है। तो आप जब केमिकल्स लगाते हो, केमिकल्स का यूज़ करके इन पर कंट्रोल करते हो, यानी दवाइयों का जब आप इस पर स्प्रे करते हो तब आप इनको बचा सकते हैं। अब आते हैं इसके एक टेबल है, ये भी आपकी जो टेबल है इम्पोर्टेंट टेबल है, कि जो टेबल है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ जनरल से जो डिजीज़ हो जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमन डिजीज़ क्या क्या होती है, पहला है कि जो पादप का रोग होता है, यानी प्लांट की डिजीज़ होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका, और ये है संचरण का तरीका, यानी ट्रांसमिशन कैसे होता है, इनका फैलाव कैसा होता है। तो ये फैलते किस तरह है, तो नींबू कैंकर आपका होता है, जो नींबू कैंकर होता है ये जीवाणु होता है, बैक्टीरिया के द्वारा आपका होता है, ये वायु के कांटेक्ट में आपका आता है। गेहूं की रस्ट जो होती है वो कवक यानी फंजाई होता है, फंजाई से आपका होता है, ये वायु और बीज में आपका हो जाता है। भिंडी की पीत, जो भिंडी होती है, भिंडी की जो पीत होती है वायरस के द्वारा होता है, ये आपका इंसेक्ट यानी कीट के द्वारा आपका होता है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। जो फूड होता है, जो खाना है, वो किस तरह आपके लिए पॉइजनिंग हो सकता है, विषैला आपके लिए हो सकता है, खतरनाक आपके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले अब इसमें चलते हैं अगला, फूड पॉइजन यानी फूड जो है वो पॉइजन किस तरह आपके लिए हो सकता है, जहर आपका किस, यानी जो खाना है वो जहर का काम किस तरह कर सकता है। तो पहला पॉइंट आता है कि बुझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। जो बुझो है उसके एक फ्रेंड ने, जैसे आपके जो फ्रेंड होता है वो आपको पार्टी में या कोई फंक्शन होता है उसमें इन्विटेशन देते हैं, तो उसी तरह बुझो को भी उसके फ्रेंड ने इन्विटेशन दिया पार्टी के लिए। तो वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। तो वहाँ पर उसने क्या किया, जो अलग अलग तरह के, जैसे आपने देखा होगा शादी में, पार्टियों में क्या होता है, अलग अलग तरह के जो आपके व्यंजन बने होते हैं वो उसने खाए। तो व्यंजन जो थे वो उसने वहाँ पर खा लिए।
तो फूड जो था अलग अलग तरह की वेराइटी में आपका वहाँ पर फूड अवेलेबल था, वो उसने खाए। तो घर आने पर उसने वमन या उल्टी होने लगी। तो घर आने पर उसको क्या होने लगी, जो उल्टी होती है, जो वॉमिटिंग होती है, वो इसको स्टार्ट हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे कहाँ पर, जो हॉस्पिटल होता है, जब ज़्यादा उसको उल्टी आने लगी तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, अस्पताल में वहाँ पर ले जाया गया। तो डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। तो डॉक्टर ने उसे क्या बताया, जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि इसको जो फूड, तो डॉक्टर ने उसको बताया कि ये जो कंडीशन हुई है किसके कारण हुई, फूड पॉइजनिंग के कारण। तो फूड पॉइजनिंग के वजह से इसको उल्टी यानी वॉमिटिंग जो है वो हो रही है। अब जब जो है जो पहेली है उसको आश्चर्य हुआ। तो पहेली को ये आश्चर्य होता है, क्यों कि जो पहेली है उसको आश्चर्य क्यों होता है कि जो भोजन है वो विष कैसे बन सकता है। तो उसको आश्चर्य ये होता है जैसे कभी कि जो भोजन है वो हमारे लिए विष कैसे हो सकता है, जहरीला कैसे हो सकता है। तो इसमें आता है पहला पॉइंट कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तो फूड के पॉइजनिंग कब होता है, जो फूड जो पॉइजनिंग होता है उसका रीज़न क्या होता है, जो फूड है वो पॉइजन तभी होगा जब उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। तो हमारे जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड अपना खाते हैं, खाना अपना खाते हैं, तो उसमें उत्पन्न वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कभी कभी कैसे हो जाते हैं, विषैले पदार्थ उसमें प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जहरीला जो पदार्थ होता है जब वो प्रोड्यूस हो जाएगा तो फूड हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉइजन हो जाता है। तो यह भोजन को विषाक्त बना देता है। तो ये जो भोजन होता है उसको क्या बना देगा, विषाक्त बना देगा, पॉइजन बना देता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। जिसका अगर हमने सेवन कर लिया, अगर हमने खाना जो है वो खा लिया, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, वो भयंकर यानी वो रोगी हो सकता है, बीमार आपका हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसकी जो मृत्यु है वो आपकी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाना चाहिए। तो भोजन को संदूषित यानी स्पॉइल्ड होने से हमको बचाना चाहिए। तो भोजन को स्पॉइल होने से बचाना चाहिए, स्पॉइल होने से, इसको यानी संदूषित होने से बचाना चाहिए। अब आता है खाद्य का परिरक्षण। जो खाद्य है उसका परिरक्षण। तो फूड प्रिजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, खाद्य फूड प्रिजर्वेशन। अगले पॉइंट में आपका है कि फूड प्रिजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अध्याय जो 1 है उसमें हमने पढ़ा था कि खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में आपने पढ़ा था, स्टडी की थी। तो जब हमने जो फूड था, जो हमारा गेहूँ होता है या धान होता है, उसको क्या कर लेते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करके जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ को आप स्टोर करके 1 ईयर के लिए अपने रख लेते हो, 1 साल के लिए टंकियों में भर के रख लेते हो। तो उसी तरह जो खाद्य बीजों का हम परिरक्षण करते हैं, जो कि हमने चैप्टर 1 में अपना ऑलरेडी कल जो चैप्टर किया था उसमें हमने स्टडी की थी। अब आता है नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन बनता है कि हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। जब हमने जो भोजन है, जैसे आप अपना जो घर है, घर पे जो खाना बनाते हो, तो खाना आपने रेडी कर लिया, पका हुआ जो भोजन होता है वो आपने बना लिया, तो उसको प्रिजर्व किस प्रकार हम रख सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन की इसमें बात की गई है। जैसे आप अगर आपने मॉर्निंग में आपने सब्जी बना ली, सुबह के टाइम पर आपने या दोपहर के समय में सब्जी बना ली और कुछ सब्जी आपकी बच जाती, तो उसे आप प्रिजर्व करके रख लेते हो और उसको रात में यानी जब आप नाइट का जो खाना है वो खाते हो उसमें आप यूज़ कर लेते हो। तो उसी तरह इसमें आपका बात की गई है कि उसे हम जो खाना होता है उसे प्रिजर्व करके हम किस प्रकार रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। जो खुले यानी हम अगर हमने जो ब्रेड हम खाते हैं यानी सुबह जो चाय के साथ आप ब्रेड वगैरह खाते हो, तो ब्रेड क्या होता है, अगर आपने ब्रेड जो होता है वो खुले स्थान पर आपने रख दिया या फिर जहाँ पर नमी आपकी आती है, मोइस्ट आपका है, नमी वाला स्थान है, अगर आपने वहाँ पर ब्रेड रख दिया तो उस पर फंजाई यानी जो फुई आपकी होती है, फुई आपकी लग जाएगी। तो फुई क्या कर जाती है, वहाँ पर लग जाती है। तो सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या कर देते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे हमारे भोजन जो हमारा फूड है यानी जो हमारा ब्रेड था उसको स्पॉइल कर दिया, उसको क्या कर दिया, उन्होंने स्पॉइल कर दिया। तो इसलिए जो ब्रेड आपके होते हैं, तो ब्रेड को क्या आपको खुले स्थान पर नहीं रखना है, उसके साथ साथ जहाँ पर नमी आती है यानी जो फ्रीज में आप रख देते हो, फ्रीज में आपको नहीं रखने चाहिए। अब आता है अगला पॉइंट कि संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। जो स्पॉइल्ड जो फूड आपका होता है उसमें क्या होती है, स्मेल आपकी आने लगती है, एक दुर्गंध यानी एक बदबू आपके वहाँ पर आने लगती है। इसका स्वाद जो इसका टेस्ट होता है वो भी खराब
खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। जो इसका कलर होता है उसमें भी चेंजेस आ जाता है, तो कलर में भी चेंजेस आपके बन जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट कि जो भोजन होता है, क्या भोजन एक का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया आपका है। तो भोजन का जब स्पॉइल्ड आपका हो जाता है उसका भी एक केमिकल प्रोसेस आपका होता है, केमिकल एक्टिविटी होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल एक्टिविटी, तो केमिकल एक्टिविटी के इसमें बारे में हम अब पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन से होता है जो फूड आपका जो फूड होता है वो स्पॉइल किस रीज़न से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो भोजन होता है, जो हमारा फूड होता है वो स्पॉइल कैसे हो जाता है। अगर स्पॉइल होता है उसका भी एक क्या केमिकल रिएक्शन आपके होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है। तो इसमें पहेली जो है, पहेली ने कुछ आम खरीदे, जो पहेली है या आप हो, आपने कुछ आम खरीद लिए। जो मैंगो होते हैं वो आपने खरीद लिए, जैसे गर्मियों के टाइम पर जो आम आपके आते हैं, मैंगो आते हैं, आप खाते हो तो आपने खरीद लिए, तो परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। तो उसने क्या किया, जैसे कभी कभी आप जो फल होते हैं वो आप खरीद कर ले आते हो और उन्हें नहीं खाते हो, तो बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए। जैसे आप देखते हो कि जो आपके फल होते हैं, जो फ्रूट्स आप खरीद कर लाते हो, अगर आपने वो नहीं खाए कुछ दिन तक, यानी 3-4 दिन तक या वीक तक, आपने 1 हफ्ते तक अगर आप उन्हें नहीं खाते हो तो वो क्या हो जाते हैं, आपके गल जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वह भी यही बात इसमें कह रही है, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। लेकिन वो कह रही है, जैसे आपके घरों में जो आपकी मदर होती है वो क्या करते हैं, या फिर जो दादी होती है वो आम का अचार या फिर जो अदर अचार आपके होते हैं वो आपके बनाते हैं, और एक बार जैसे आपका जो अनाज का स्टोर कर लेते हो, उसी तरह जो अचार होता है, अचार का भी आप एक तरह से स्पॉइल जो अचार होता है उसका भी स्टोर कर लेते हो, जिससे वो काफ़ी टाइम तक आपका चलता रहता है। तो अचार जब आपके आम का अचार आप डालते हो तो उसे भी स्टोर करके रख लेते हो। तो वो यही बात कह रही है कि जो उसकी दादी ने जो अचार डाला हुआ है, अचार उसने आम का अचार डाला हुआ है, वो स्पॉइल नहीं हुआ है। तो वो स्पॉइल क्यों नहीं हुआ, यानी काफ़ी समय तक वो आपका चल रहा है और स्पॉइल नहीं हुआ है, खराब आपका नहीं हुआ है। वह क्या, इस बात से वो भ्रमित हो गई। इस बात से क्या हो रही है, वो भ्रमित हो जाती है। तो इस बात से वो क्या हुई, भ्रमित आपकी हो जाती है। तो आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। तो अब हम देखेंगे, इस तरह के तरीके देखेंगे जिसका उपयोग हम जो अपने घर होते हैं, सामान्य जो हमारे घर है उनमें करते हैं। तो हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाए के उपाय करना चाहिए। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बचाने के जो उपाय करने चाहिए, तो कैसे बचाव के उपाय होते हैं, चलिए सबसे पहले आता है जो रासायनिक उपाय आपका होता है। कौन सा, जो रासायनिक यानी केमिकल जो आपके होता है। तो केमिकल मेथड की इसमें बात करें, सबसे पहले आता है परिरक्षक। तो परिरक्षक क्या होता है, प्रिजर्वेटिव। पहला आता है प्रिजर्वेटिव। क्या आता है, प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव होता क्या है, तो पहला पॉइंट है, जैसे नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हम अचार डालते हैं उसमें क्या नमक हम ऐड करते हैं, यानी जो साल्ट होता है नमक ऐड करते हैं, उसके साथ साथ जो हमारा तेल होता है वो हम ऐड करते हैं। तो जो नमक और जो तेल होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो वृद्धि होती है, उनकी जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए कार्य करते हैं। तो उसकी जो वृद्धि होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको रोक देते हैं। तो इन्हें ही प्रिजर्वेटिव यानी प्रिजर्वेटिव कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। तो हम जब अचार डालते हैं, जैसे अभी आपको बताया, तो नमक या जो अम्ल होता है, जो एसिड आपका होता है, क्या होता है, तो जो नमक आप यूज़ करते हो या फिर जो एसिड आपका होता है, एसिड जो होता है उसका जो यूज़ आप करते हो वो अचार बनाने में करते हो, जिससे सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो नहीं होती, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि रुक जाती है। इसी तरह आपका आता है सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक आपके होते हैं। तो जो ये आपका है, तो इसके साथ साथ आपका क्या होता है, जो ये होता है आपका सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये आपके कॉमन प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं। अब आता है जेम एवं स्केच बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो ये क्या करते हैं, जो जेम होते हैं, स्केच जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो ये केमिकल्स होते हैं ये इनको स्पॉइल होने से बचाता है। तो जब आप अचार डालते हो तो आप जो मार्केट से
प्रिजर्व करने के लिए एक बोतल में आपका आता है, तो वहाँ वो आप लेके आते हो, तब उससे क्या, जब आप अपने अचार में डाल देते हो तो आपका जो अचार है वो स्पॉइल नहीं होता, ख़राब आपका नहीं होता है। अब आता है जैसे नमक के द्वारा हम परिरक्षण करते हैं, तो नमक के द्वारा जो परिरक्षण होता है, तो साल्ट का जो इसमें आता है कि जो प्रिजर्वेशन करना है हमें, जो साल्ट होता है उसके द्वारा। तो पहला पॉइंट है कि सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। तो सामान्य जो नमक, जो जनरली आप जो घरों में जो नमक होता है, जो साल्ट होता है, उसका यूज़ करते हो, जैसे सब्जियों में जो आप नमक डालते हो, उसी नमक की को जो सिंपल नमक आपका होता है, सामान्य जो नमक है उसकी इसमें बात की गई है। तो उस नमक का जो यूज़ किया जाता है, जो मांस आपका होता है, जो मछली होता है, उसके परिरक्षण के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी लंबे अरसे से ये किया जा रहा है। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस प्रोसेस को अपनाया जा रहा है। कॉमन जो साल्ट आपका होता है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो जीवाणु की अगर हमें वृद्धि रोकनी है, जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ रोकने के लिए क्या करते हैं, जो मांस होता है या फिर जो मछली होती है, जो मछली को खाता है, यानी मछली या मांस को बचा यानी प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, उस पर जो सूखा नमक होता है उससे ढक देते हैं। तो सूखे नमक से उसे कवर कर देते हैं। नमक का जो उपयोग है वो आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। तो नमक का जब हम यूज़ करते हैं, जैसे आम हो गया आपका, या आंवला होता है, या इमली होते हैं, उसे प्रिजर्व करने के लिए भी हम नमक का यूज़ करते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका कि चीनी के द्वारा परिरक्षण। जो चीनी होती है, जो शुगर आपकी होते हैं, जो चीनी होते हैं जिसे आप दूध में डालकर खाते हो, तो चीनी के द्वारा हम परिरक्षण कैसे करते हैं, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं शुगर के द्वारा, चीनी के द्वारा। तो पहला पॉइंट है जैम, जेली एवं स्केस। जो जैम आपके आती है या फिर जो जेली होती है या स्केस का जो परिरक्षण है, जो प्रिजर्व है, वो चीनी के द्वारा किया जाता है, शुगर के द्वारा इनका किया जाता है। तो चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में की जो नमी है उसमें कमी आती है। जब हम चीनी जो यानी जब हम चीनी का जो यूज़ करते हैं इनमें, तो क्या होता है, चीनी का यूज़ करने के बाद जो मॉइस्ट होती है इनमें, जो नमी आती है खाद्य पदार्थ में, उसमें कमी आ जाती है। तो मॉइस्ट में कमी अगर हमें लानी है तो क्या, यानी चीनी ऐड कर देनी है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की जो वृद्धि है उसको कंट्रोल कर देती है, नियंत्रित कर देती है। अब आता है नेक्स्ट जो तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। जैसे आपने देखा होगा ऑयल भी है, जब अचार हम बनाते हैं उसमें तेल डालते हैं, या सिरके के द्वारा हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। जो तेल होता है या सिरका होता है, इसका जो यूज है वो हम अचार जो होता है उसको संदूषण यानी स्पॉइल होने से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जीवित ही नहीं रह पाते। तो इसलिए हम जो अचार होता है उसमें क्या कर डालते हैं, तेल अपना डालते हैं। अगला पॉइंट है कि सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। या जैसे आपने देखा होगा जो हम सब्जियां खाते हैं उसमें तेल डालते हैं, या फिर फल आपका या मछली होता है या फिर मांस है, उसका अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है तो उसमें क्या करते हैं, हम तेल या सिरका अपना डालते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका कि गर्म एवं ठंडा करना। गर्म एवं ठंडा करना नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आता है कि गर्म एवं ठंडा, हीट एंड कोल्ड टेम्परेट। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी गर्म और ठंडा करना। तो आपने अपनी जो माँ है उसको दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। जब आपकी जो मदर है वो दूध उबालती है, यानी जब दूध को उबालते हैं वो आपने देखा होगा, आपने भी प्रोसेस किया होगा, यानी दूध आपने भी उबाला होगा। तो उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट होते हैं। तो जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो दूध को बॉईल करने के बाद क्या होता है, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं उसमें नष्ट आपके हो जाते हैं बॉईल करने पर। तो इसी प्रकार हम अपना भोजन है वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। किस में रखते हैं, तो इसी प्रकार जो हम अपना जो भोजन होता है, जो फ्रीज आपके घरों में होता है, तो फ्रीज में हम अपना जो भोजन है वो रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। क्योंकि जो कम ताप होता है वो जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। जब टेम्परेचर क्या होगा, कम आपका रहता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो उनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो वृद्धि होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो वृद्धि यानी ज़्यादा जल्दी वो अपना इंक्रीज नहीं होते। तो इसीलिए अगर आपका जो
खाना भी क्या होता है, अगर आपने खाना फ्रीज में अपना रखा हुआ है तो फ्रीज में रखने के बाद भी आपको जो खाना है वो फ्रीज में से ऐसे ही आपको निकाल के नहीं खाना, उसे आपको गर्म करना चाहिए, देन आपको जो खाना होता है वो आपको खाना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट आपका इसके बाद कि थैलियों में आने वाला जो दूध है, जो पैकिंग का दूध आपका होता है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पौष्टिकृत या पौष्टिकरण क्या है। तो अब इसमें बात की गई है कि जो थैलियों में यानी जो पैकिंग का दूध अब आपका चल रहा है, तो पैकिंग का जो दूध है वो स्पॉइल्ड क्यों नहीं होता, वो क्यों स्पॉइल्ड नहीं होता, वो क्यों ख़राब नहीं होता? तो मेरी जो माँ है यानी जो आपकी मदर है या जो बुजो है उसकी जो मदर है उसने बताया कि जो ये दूध होता है ये कैसा होता है, पौष्टिकृत आपका होता है, पैस्चराइजेशन होता है। क्यों? तो ये क्या होता है यानी पौस्चराइजेशन है क्या? तो पहला पॉइंट है पौष्टिकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पौष्टिकृत जो दूध होता है उसको बिना उबाले यानी बिना बॉईल करे भी हम इसको पी सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो पैकिंग वाला दूध होता है हम उसको बिना गर्म करे भी गर्मियों के टाइम पर पी लेते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नहीं होते। अब आता है इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर या 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। या इसके लिए जो दूध होता है इसका जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या फिर इसको हम जो गर्म कर सकते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए इसको हम गर्म भी कर सकते हैं। फिर एकाक का ठंडा कर उसका भंडारण कर सकते हैं, फिर उसको ठंडा करने के बाद हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसा अगर हम करते हैं इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी जो वृद्धि होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इस प्रक्रिया यानी जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पौष्टिकरण कहते हैं। तो इसका जो नाम है वो पौष्टिकरण क्यों रखा गया, क्योंकि इसको जो डिस्कवरी की है इसकी डिस्कवरी करने वाले थे लुई पाश्चर साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसका जो नाम है वो पौष्टिकरण रखा गया है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट भंडारण एवं पैकिंग। अगले पॉइंट में आता है जो भंडारण होता है या जो पैकिंग होता है, तो स्टोरेज और पैकिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो मेवे आते हैं यानी जो ड्राई फ्रूट्स आपके आते हैं, किशमिश काजू बादाम ये सब आते हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो मेवे होते हैं या फिर जो फ्रूट्स आपके होते हैं, जो सब्जियाँ आपकी होती है, जो वेजिटेबल्स होती है, ये भी क्या हो रही है वायुरोधी जो सील आपकी होती है, तो सील पैक में या पैकेटों में आपकी आती है, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होते हैं। इनसे क्या होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये आपके सेफ रहते हैं, इस पर अटैक नहीं करते हैं। अगला आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है? अब आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या? तो पहला पॉइंट है कि राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, तो जो लेग्यूम पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जहाँ पर दलदल आपका होता है, कहाँ जहाँ पर जो दलदल आपका रहता है, तो दलदल में आपने जो लेग्यूम पौधे हैं वो आपने देखा होगा, तो दलहन में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये आपके सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है राइजोबियम में लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों को में होते रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीविता होते हैं, जैसे कि सेम होता है या फिर जो मटर आपका होता है, तो सेम और मटर में ये आपका पाया जाता है। अब आता है इसके बाद अगला पॉइंट आपका कभी कभी तड़ित विद्युत धारा भी, कभी कभी क्या होता है तड़ित जो विद्युत धारा होती है, तो विद्युत जो धारा होती है वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो वायुमंडल में स्थिर रहती है, स्टेबल आपकी होती है, यानी वो कांस्टेंट रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है, तो आपको ये समझकर क्या आश्चर्य हो रहा होगा कि आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। तो अगला जो पार्ट है उसमें हम इसे समझेंगे कि ये होता कैसे है। जैसे कि नाइट्रोजन जो जैसे वाटर साइकिल आपका होता है उसी तरह का आपका नाइट्रोजन चक्र होता है, नाइट्रोजन साइकिल आपका है। तो नाइट्रोजन साइकिल अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है पहला पॉइंट कि हमारा जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर आपका होता है, वायुमंडल यानी जो एटमॉस्फेयर है, इसमें
उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि वायुमंडल में कितने % आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, या फिर क्वेश्चन आपका बनता है कि 78% कौन सी गैस आपकी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तब आपको बताना है नाइट्रोजन गैस। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह पूछा जाए, आंसर आपको पता होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो कैसा भी आपका हो। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक होता है। तो जो नाइट्रोजन है वो सभी जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका क्या होता है, एक आवश्यक संगठन होता है, कंस्टिट्यूएंट आपका होता है। जैसे कि प्रोटीन हो गया, पर्णहरित जो क्लोरोफिल आपका होता है, या न्यूक्लिक एसिड या विटामिन में ये आपका उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जो पौधे होते हैं या जो जंतु होते हैं वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसका जो यूज है वो सीधे नहीं कर पाते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु या नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं। तो मिट्टी में जो प्रेजेंट जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया आपके होते हैं, या फिर नीली हरी जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, जो काई होती है, वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसे नाइट्रोजन यौगिकों में, किसमें, जो नाइट्रोजन यौगिक होता है उसमें तोड़ देती है, उसमें चेंज कर देती है। तो चेंज करने के बाद इसे यूज करती है, तो इसे चेंज कर देती है। अब आता है अगला, यानी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उसमें परिवर्तित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में कंपाउंड में वो चेंज हो जाता है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इसका जो यूज होता है फिर कैसे करते हैं, जो मिट्टी में जो उनकी जड़ होती है, पौधों की जो रूट्स होती है, रूट सिस्टम के द्वारा करते हैं। अगला पॉइंट है, इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं, यौगिक जो है वो प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद जब पौधे या जो जंतु है वे मर जाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होते हैं। तो जैसे प्लांट्स या जो एनिमल्स होते हैं वे मर जाते हैं, तो डेड हो जाते हैं, तब क्या होता है, जो मिट्टी यानी जो सोइल में जो बैक्टीरिया या जो फंजाई होती है, जो कवक आपकी होती है, वो क्या करती है, वो जो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होता है, जो उसे क्या कर देते हैं, अपशिष्ट जो होते हैं, वेस्टेज जो होता है, तो वेस्टेज को वो क्या करती है, नाइट्रोजनी जो यौगिकों का है कंपाउंड जो होता है उसमें चेंज कर देती है, और फिर वो पौधों के द्वारा दोबारा से यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। अगले पॉइंट में है कि कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चले जाते हैं। और कुछ जो विशिष्ट जो स्पेशल जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस में जैसे वो चेंज होगा फिर वो क्या, जो वायुमंडल आपका है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो चली जाती है। अगला पॉइंट है परिणामत, यानी जो रिजल्ट निकल कर ये आता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस होती है वो अप्रोक्स आपकी कांस्टेंट रहती है। अप्रोक्स कैसी रहती है आपकी, लेस, ये आपकी कांस्टेंट आपकी रहती है। अब इसका एक बार प्रोसेस चेक कर लेते हैं। चलिए इसका जो साइकिल है, साइकिल एक बार देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ये आपका लास्ट टॉपिक था, एक बार इसकी साइकिल और देख लेते हैं। देखिए ये होता है नाइट्रोजन का साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल आपको दिखाई दे रहा है, तो नाइट्रोजन साइकिल आप देख सकते हो। ये क्या है आपका, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक, जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन आपका है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन आपको दिखाया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी वायुमंडल वाला नाइट्रोजन आपका हो गया। तो ये आपका इधर यहाँ पर देखिए होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है का जीवाणु एवं जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनके द्वारा स्थिरीकरण ये होता है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो जीवाणु के द्वारा, जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करता है। फिर है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन में
यौगिक। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स ले लेते हैं, यानी कुछ इसमें प्लांट्स ले लेते हैं, फिर जो कुछ होते हैं वो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू, और जैसे आपको अभी आपने पढ़ा था कि जो स्पेशल यानी जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में भी चेंज कर देते हैं। तो कुछ वो ऊपर क्या होगी, एटमॉस्फेयर में भी आपकी चली जाती है, और जो प्लांट्स ने यानी जो पौधे हैं वो रूट से यानी मिट्टी से अपना लेते हैं रूट सिस्टम के द्वारा। तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स यानी जो जंतु होते हैं वो पौधों को खाते हैं, और नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, या तो उत्सर्जन जब वो मर जाते हैं यानी जब मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो दोबारा आपकी मिट्टी में आ जाती है। फिर ये प्रोसेस जो है वो नाइट्रोजन साइकिल आपका चलता रहता है। तो आपने देख लिया कि जो नाइट्रोजन यानी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है वो मोर और लेस आपकी कांस्टेंट रहती है। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल आपका था। आप चलिए, अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।